क्या हाल है आप लोगों के? लास्ट पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। देखो, वक्त सबके लिए बराबर था या तुम्हारे लिए कम पड़ा है? सबके लिए बराबर है ना। कंपटीशन में सर यही होता है, जो थोड़ा चतुराई से काम कर लेता है वो आगे निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि वक्त परमिशन भी नहीं देता, आपको बीमार भी होने की परमिशन नहीं है, ठीक है ना। रात में बुखार आया, काढ़े पी के काम चला रहे हैं, आपके स्टेज पे खड़े हुए हैं, समझ में आ रही है ना। इसलिए चलिए व्यवस्था बनाए रखिएगा। कल हमने जो पढ़ा उससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। रिवीजन का टाइम है, ज्यादा बातें कर भी नहीं सकते, अलाउड भी नहीं हो सकते। बच्चे अभी कोई मतलब नहीं है इसका, क्या बुद्धिमानी है, आ जाओ। तो कल हमने बहुत सारी जो चीजें पढ़ी थी उसके आगे कदम बढ़ाएंगे। देखो हमने कुछ पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था हमने? कुछ मास्टर ग्लैंड वगैरह पढ़ी थी, ठीक है ना। उसके बाद में हम वहीं से क्रम आगे बढ़ाएंगे। हम देखेंगे इस तरीके से, ये है सर हमारी किडनी, और किडनी के ऊपर इस तरीके से आपका एक ग्लैंड है, ग्रंथि है सर। कौन सी है? एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल। यहीं से हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं एड्रिनलिन। हार्मोन का नाम क्या है? कई बार उसी को क्या बोल दिया जाता है? लड़ो या भागो वाला, या तो आप लड़ोगे या भाग लोगे। एड्रिनलिन चलेगा। ये सारी हमने बातें करी थी। आगे चलिएगा। लार ग्रंथि मुख गुहा में सर पाया जाता है, यह पाचन तंत्र का हिस्सा है। लार ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? माउथ में पाई जाती हैं। सर कितनी है आपकी? 3 जोड़ी पाई जाती हैं। जोड़ी में कितनी आपकी? 3 जोड़ी, ठीक है ना। कहां कैसे करके बाद में बात करेंगे। ये पेरिटेड ग्लैंड होती हैं, यहाँ पे सबलिंगुअल होती हैं, पीछे भी रहती हैं। बाकी चीजें समझिएगा। कहां पे आगे देखो, जीभ के नीचे होती है ना, उनको कहते हैं सबलिंगुअल। तुम थोड़ा कोई चटकारे की चीज देखो तो यहां से पिचकारी से निकल जाती है, ठीक है ना। तो वो हो गई आपकी, बाद में बात करेंगे। चलो, लार ग्रंथि। लार में सर आपका क्या पाया जाता है? 2 चीजें पाई जाती हैं। लार आपका बड़ा काम का है सर। कभी किसी कुत्ते को देखा है सर आपने? उसके बारे में कहा जाता है यदि कुत्ते को सर पे ना काटा जाए तो कभी वो जो है ना सड़ेगा नहीं। क्या करता है वो? चाट चाट के ठीक कर लेता है। ऐसा क्या है? उसकी लार में आपका क्या पाया जाता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया और ये आपके जीवाणु वगैरह है ना, कुल मिलाए इनके मार देता है। अच्छा, हमारी लार में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक है टाइलिन और दूसरा क्या है आपका? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, मतलब जो भी सूक्ष्म जीव हैं। और आपका टाइलिन क्या है? तोड़ता है। किसको तोड़ेगा बताओ? स्टार्च को तोड़ेगा, ठीक है ना। देखो हमारा जो स्टमक है ना, हमारा जो पाचन सिस्टम है उसमें कभी मैंने बताया था आपको क्या? सीपीएफ। कंप्लीट फूड कौन सा कहलाता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहे, प्रोटीन रहे, फैट रहे, हाँ या ना। और उसका पचने का क्रम भी सर ऐसा ही है। सी, कार्बोहाइड्रेट पचेगा माउथ में और प्रोटीन पचेगा पेट में। कौन पचाएगा? पेप्सिन प्रोटीन। पेप्सिन पेट में, पेप्सिन प्रोटीन, हाँ या ना, हुआ है ना। उसके बाद में जो फैट है उसको पचाएगा कौन आपका? लाइपेज आपका रहता है। लाइपेज लिपिड को करने वाला, ठीक है ना। जो आपका कंप्लीटली जो भोजन जो है ना, फूड जो है ना आपका डाइजेस्ट हो जाता है, वो कहां होता है? छोटी आंत में। रहा बच्चा, सब कुछ कंप्लीट कहां डाइजेस्ट हो जाता है? और पूर्ण पाचक रस कौन सा है? अग्नाशयी रस, ठीक है ना। वो इंटेस्टाइन में ही आपका रहता है। इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट रहता है उसको क्या कहते हैं आपका? जिसका शेप जो है ना सी शेप जैसा रहता है, ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं आपका? ठीक है ना। ड्यूडेनम आपका पहले पड़ेगा, सबसे छोटा पार्ट है। आंत पूरी जो खोल दी जाए ना, लंबी अच्छी खासी, उसमें सबसे छोटा कौन सा है? ड्यूडेनम। उसके दूसरे नंबर पर आता है ज्यूजेनम, और लास्ट में इलियम। ऐसे याद रखना, इल्ले पीछे है ना, वो सबसे लंबा है। उससे छोटा ज्यूजेनम, सबसे छोटा आपका ड्यूडेनम। कभी बताएंगे, अभी आएगा तो बस ध्यान रख लेना। चलो आगे चलते हैं। आपका इतना ही हो गया सर। आपका क्या है? लाइसोसोम एवं एंजाइम। लाइसोसोम नहीं, गलत है, लाइसोजाइम।
मैं इसको ठीक कर दूंगा, अभी रफ है ये, आप पे जब जाएगी ना क्लियर होके जाएगी, ठीक है ना। लाइसोजाइम एंजाइम जो है ना लार ग्रंथि में पाया जाता है, जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। लाइसोसोम नहीं, वो अलग चीज होगी, लाइसोजाइम है। लाइसोसोम तो हमारे कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है ना। क्या मैं समझा पा रहा हूं? चलेगा, तो ये हमारी बात होगी, इसको चलो सुधारना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सर ये आपका भारत है, इसमें उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा? सर सिक्किम। यहां पे है आपका सिक्किम, ठीक है ना, ये वाला है सिक्किम, ये रहा यूपी और ये रहा थारा आपका सिक्किम, सबसे छोटा हो गया सिक्किम। अब चलते हैं सर, एक उल्टा हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, तो सर क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। गोवा एरिया वाइज बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो ये सर आपके लास्ट में बड़े काम की चीजें, हाँ है ना, इसमें कुछ करा नहीं, 2-4 बार फेल लेना काम हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा? सर गुजरात। तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे, देखने में ऐसा लगेगा यार आंध्र प्रदेश तो बहुत लंबा दिखाई दे रहा है ऐसे करके, लेकिन आप देखोगे सर ये गुजरात जो है ना यहां से शुरू होएगा और ऐसे करके जब इसको सीधा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है? सर गुजरात की। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? वो देश कौन सा? सर कनाडा। अब आप देखो ऐसे करके ये कनाडा, क्योंकि इसमें सर बहुत सारे आइलैंड जैसे हैं और उन सबकी जो सीमा रेखाएं आप मापोगे तो बहुत लंबी हो जाती है। तो दुनिया में सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला देश कौन सा? सर कनाडा, ठीक है। अच्छा, इंडिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तटीय रेखा के आधार पे? गुजरात। क्लियर, समझ में आ गई? चलेगा, तो यहीं पे हम बात करते हैं। सर गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। 1961 में गोवा को आपका आजाद कर लिया गया। किन से करेंगे सर? पुर्तगालियों से। 1961 में ये पुर्तगालियों का आपका क्या था? उपनिवेश था, ठीक है ना। और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है इसको 1987 में। दोनों क्वेश्चन है आपका। 61 में ऑपरेशन विजय चलाया गया और उससे क्या हुआ? गोवा को हमने आजाद करा लिया। कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। 1961 में क्या हुआ? पुर्तगालियों से हमने क्या किया? गोवा को आजाद करा लिया। एक बात ध्यान रखना, और पुर्तगालियों का उपनिवेश था, इनसे करा लिया। दूसरा, पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में। शुरुआत में वैसे ही शामिल कर लिया था, कंप्लीट राज्य नहीं, स्टेट नहीं बनाया गया था, ठीक है ना, यूटीज के रूप में शामिल था। 1961 में जबरदस्ती हमने किया था। हमारी मिलिट्री ने ऑपरेशन चलाया जिसको कहते हैं ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। 1961 में बाय द मिलिट्री टू कैप्चर द गोवा, दमन एंड द एंजदीवा, ठीक है ना, ऐसे करके वो नाम था। बाकी अब नाम चेंज हो गए, इसमें ध्यान रखना। गोवा को भी हमने करा, यहाँ पे गोवा है, उसके बाद में यहाँ पे दमन दीव वाला ये भी है और बाकी चीजें भी हैं। सर आपको बताएं कि ऑपरेशन विजय ना केवल 1961 में बल्कि 1999 में भी है। क्या बोल गया? 1999 में भी है। कारगिल वॉर जो हुआ है ना, उसका नाम भी क्या है सर? ऑपरेशन विजय। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कोई दिक्कत? तो यानी मिलिट्री के दो ऑपरेशन का नाम एक ही है, एक 1961 में ऑपरेशन विजय है और जो कारगिल वॉर हुआ है उसका नाम भी क्या है? ऑपरेशन विजय। कोई दिक्कत? सही है ना, चलेगा। 1999 का समय है जब कारगिल वॉर होता है और उसको भी नाम दिया जाता है सर ऑपरेशन विजय, कंफ्यूज मत होइएगा। और गोवा आजाद हमने कराया पुर्तगालियों से, उसका नाम भी क्या है? ऑपरेशन विजय। चलेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है सर, गोवा के बारे में तो आपने बात कर ली, ये बताओ जो पुदुचेरी है, जो पौंडीचेरी है, किसका उपनिवेश था सर? आपका फ्रांसीसियों का। सारी कहानी चली थी ना डुप्लेक्स वगैरह की, वही तो थे ये। बाद में संधि होती है, इनको पांडिचेरी और चंद्रनगर दोनों दे दिए जाते हैं। कहते हैं तुम रहो लेकिन केवल क्या करोगे? व्यापार। ध्यान है ना, वनडिवास का लास्ट वाला युद्ध, कुछ समझ में आ रहा है ना? पूरी पॉलिटिकल पावर खत्म हो जाती है। वो युद्ध कराए थे, कुछ बातें याद होंगी तो आपको पता होगा। पुदुचेरी, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? पुदुचेरी बोलते हैं। पौंडीचेरी तो पुराना नाम था, ठीक है ना, पुदुचेरी ही बोला जाता है ठीक है ना। फ्रांसीसियों का क्या था? उपनिवेश था। ओलंपिक में सर रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? पीवी सिंधु। क्या है? शटलर है ये, बैडमिंटन खेलती है ना, शटलर। रियो 2016 में इसको जो है ना आपका जीता था। आगे चलते हैं सर, पहले ओलंपिक खेल कब हुए सर? 1986 में, 1896। कुछ गड़बड़े हैं क्या? सही है ना, चलो ठीक है। 1896 में ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 साल में एक बार होता है सर, आपको भी पता है। और अभी आपके पेरिस में होने वाले हैं 2024 में, ठीक है ना, चलेगा। लगभग अगस्त के महीने में होते हैं। इनको समर गेम्स भी बोला जाता है क्योंकि इसी में ओलंपिक्स होते हैं। विंटर ओलंपिक्स भी रहता है, वो अलग चीज है, पर इनको जो है ना आपका जो मेन गेम है वो समर ओलंपिक्स रहता है, ठीक है। मेन या वो नहीं है कुछ यार, जो गेम है बर्फ वाले हैं तो वही खेले जाएंगे ना, तो इसमें क्या कह सकते हो आप? भारतीय जनतंत्र
जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई अपॉइंट करके कहता है कि ये नेताजी बनेंगे, ऐसा नहीं है। इसमें जनता चुनती है। कौन? भारतीय जनतंत्र किसको? जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपात सर किसमें आपके? 352 में। राष्ट्रीय आपात किसमें आपका? 352 में। और राष्ट्रपति शासन 356 में। वहीं पे वित्तीय आपात सर, राष्ट्रीय आपात आपका 3 बार लगा है, राष्ट्रपति शासन घनी बार लगा है, राज्यों में लगता है। और आपका वित्तीय आपात 1 बार भी नहीं लगा। ध्यान रखिएगा, बस इतना ही बहुत है। आपके अब क्वेश्चंस बटोरने, ठीक है ना, ये रिवीजन है बस। महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार देने वाला देश कौन सा है सर? न्यूजीलैंड। वोटिंग राइट विमेंस को जो सबसे पहले दिए किस कंट्री ने दिए सर? न्यूजीलैंड ने। ठीक है। न्यूजीलैंड के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी हाल ही का ये करंट अफेयर में रहा है, उसका निर्णय आया है वोट डालने का अधिकार उन्होंने 16 साल करने का आदेश दिया है कि कोई व्यक्ति वोट डाल सकता है। कितनी उम्र से? 16 साल से। हमारे यहाँ कितना सर? 18 साल। पहले 21 साल था, अब तब भी 18 है। उन्होंने आपका न्यूजीलैंड का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वोट डालने की उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 साल। बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना। निवेशक दीदी पहल कहां की है सर? आपकी की शुरुआत कहां हुई है? डल झील में हुई है सर, जम्मू कश्मीर में। निवेशक दीदी पहल कहां की? आपकी जम्मू कश्मीर की है, डल झील में, वहां पे शुरू हुई है निवेशक दीदी। एसबीआई का पहला तैरता हुआ एटीएम डल झील में ही है सर। आपका एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका पहला तैरता हुआ है डल झील में ही है, ठीक है ना। झील में ध्यान रखना। भारत का पहला रामसर साइट चिल्का झील है, उड़ीसा में पड़ता है सर। कौन है सर पहला रामसर? रामसर जगह कहां है सर? ईरान में। आपको पता है? बताओ पहला सम्मेलन कब हुआ? 1971। सही है ना। 2 कब? फरवरी। इसलिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे। अभी आपका लेवल जो है ना सही में बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप 1 महीने से गिट रहे हो, आदत बन गई है पढ़ने की। पेपर देने के बाद हम तुम्हें लगेगा यार किताब कहाँ है, थोड़ी उसकी ओढ़क लगेगी। सच्ची बोल रहा हूं। आपको लग रहा है ना कि यार पढ़ाई बोर हो गए, तुम ढूंढोगे यार किताब कहाँ गई, थोड़ी देर पढ़ लूं मैं। समझ आई? तो ये वक्त चल रहा है ना, 21 दिन में कहते हैं सर आदत बन जाती है। मुझे खुद नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ उसके बाद में। चलो अपन और काम देखेंगे, अपना शुरू हो गया है आईएएस वाला। चलो इधर आ जाओ सर। तो पहला रामसर कौन है? चिल्का झील है सर, उड़ीसा में पड़ता है। 1981 में बना है सर। रामसर सम्मेलन हुआ है 71 में। उसके 10 साल बाद में यहाँ पे आपका क्या है? पहला आपका रामसर साइट चिल्का लेक है सर। कहां पे पड़ता है? ये वाला, ये जगह है उड़ीसा में। महानदी का डेल्टा थोड़ा ऊपर है, उससे जस्ट नीचे है। महानदी के डेल्टा पे नहीं है, वो डेल्टा थोड़ा ऊपर है। चिल्का लेक आपकी यहाँ पे है। इसको लगून बोला जाता है, जिसको पानी कहां से मिलता है? समुद्र की उससे मिला हुआ था, बस उतना थोड़ा करके। महानदी डेल्टा से कोई लेना देना इसका नहीं है, थोड़ा डेल्टा ऊपर रहता है। बस होगी बात मेरी। इसलिए ये खारा पानी वाली है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का लेक है हमारे देश में। और पुलिकट के बारे में बात करूंगा तो सर यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु, इनके तट पे है आपका। यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु, उनके आपका यहाँ पे विशेष रूप से एक बोले तो सर आंध्र प्रदेश में, एक बोले तो आंध्र प्रदेश में, अदरवाइज आपका दोनों में पड़ता है ये। क्या मेरी बात समझ आई? ऑप्शन ही ना दे, एक दे तो आंध्र प्रदेश मारना, ठीक है ना। अदरवाइज दोनों की बाउंड्री पे पड़ता है। कहां पहुंच गए सर? आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का लेक, वही है सर आपका, ठीक है ना। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का लेक में पड़ता है, नलबाना, ठीक है ना। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है ना। बर्ड सेंचुरी आपकी पड़ती है कहां पे? चिल्का लेक में। चिल्का पे सर आपके बहुत सारे पंछी, प्रवासी पंछी आते भी है ना आपके जाड़े के मौसम में आपके बाहर से। तो नलबाना, नलबाना से कैसे याद रखोगे? नल तो लगाना पड़ेगा ना खारे पानी की, फायदा क्या है? बिना नल के पानी थोड़े ना आएगा। अच्छा, अब वैसे ही है, जबरदस्ती है। पुलिकट झील जो है ना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु दोनों में पड़ती है। स्पेशली बात करें तो आंध्र प्रदेश में है, अदरवाइज दोनों की सीमा पे पड़ती है, ठीक है। मेरी बात समझाई? भारत की सबसे बड़ी मीठे, भारत की सबसे, अबे क्या है, बड़ी होनी चाहिए ना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ बड़ी आना चाहिए सब, ठीक है ना। भारत की सबसे मीठे पानी की नहीं, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है सर, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहां पे पड़ती है आपकी? जम्मू कश्मीर में पड़ती है, आपको ये पता है सब। चलेगा, इधर आओ। कोई दिक्कत है तो बताओ, क्वेश्चन बताओ। चलो, नहीं डाउट हो तो बताओ, यहीं पे मैं क्लियर करूंगा, अदरवाइज नहीं। मुंह मत काढ़ो। एक डांस है
जो सर हिंदू और मुस्लिम दोनों विशेषताओं में अद्भुत संयोग का प्रतिनिधित्व करता है वो है कथक। ठीक है। नवाब वाजिद अली शाह इसके पेट्रोन थे। कहते हैं कि कई बार जो है ना नवाब साहब खुद घुंघरू बांध लेते थे, ठीक है ना। तो उन्हें बड़ा वो था। सर आगे बात करें कि अवध के अंतिम नवाब कौन है? वाजिद अली शाह। और आपको बता दें वाजिद अली शाह ने एक और विधा शुरू करवाई थी, बताओ ठाठे से बताओ, समझ में आ रहा है? ठीक है। कथक के सम्राट कौन है? पंडित बिरजू महाराज साहब है। इनका घराना कौन सा है? लखनऊ वाला। सर आपको बता दें कथक के 3 घराने प्रिवलेंट हैं। एक है आपका लखनऊ, दूसरा आपका बनारस और तीसरा आपका जयपुर। और मुख्य है आपके लखनऊ और जयपुर, बनारस उतना मुख्य नहीं है, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए 2 में चुनना हो तो फिर आपका लखनऊ और एक ही चुनना हो तो सर लखनऊ, ठीक है ना। लखनऊ एक तरीके से वहां इसको पाला गया है, ये डेवलप किया गया है, ठीक है ना। चलेगा। प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे तुम्हें पहली बार भी सुनोगे कई चीजें, बहुत कुछ इसमें समझने को मिलेगा। तो पाइका विद्रोह रहता है सर आपके क्रम में देखने को मिलेगा, सारी चीजें सीक्वेंस में। आपका पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा जगह है, वहां पे होता है पाइका विद्रोह। कौन सा वाला? बक्सी जगाबंधु और आपके दूसरे आपके विद्याधर महापात्र, ये लोग लीडर थे यहाँ के पाइका विद्रोह के। एक और विद्रोह सर संथाल विद्रोह 1855 से लेकर के 57 में 1857 के एक साल पहले ये संथाल विद्रोह देखने को मिलता है। इसमें बहुत था क्योंकि सर इसमें सिद्धू और कानू 2 हैं आपके झारखंड में लीडर हैं। संथाल विद्रोह की लीडर कौन है? सिद्धू और कानू, ठीक है ना। इन्होंने अंग्रेज को जो ना पकड़ पकड़ के खूब मारा है। चलिएगा एक और आगे चलिएगा। 1857 के विद्रोह के बाद में एक विद्रोह होता है सर आपका, 1857 खत्म हो गया ना, 1899 से लेकर के 1901 कई जगह देखने को मिलेगा। 1901 नहीं, केवल 1900 देखने को मिलेगा, उसी एक साल में हुआ था। इसको मुंडा उलगुलान भी बोल देते हैं या मुंडा विद्रोह भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत? मुंडा विद्रोह या मुंडा उलगुलान, तुम उल जाओगे जो कहोगे जी का है विद्रोह, तो कहा नहीं इसने, उलगुलान भी कह सकते हैं। सर इसमें बिरसा मुंडा ने लीड किया था। इसके लीडर कौन थे आपके? बिरसा मुंडा। कहां का जगह है सर? अगेन वही आपका छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वाला। वे नागपुर नहीं, छोटा नागपुर प्लेटू इस जगह पे है आपका, झारखंड वाले इलाके में है। यहीं पे है आपके कौन? बिरसा मुंडा। जनजाति लोगों के आपके क्या भगवान कहे जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा ऐसे करके, ठीक है। बिरसा मुंडा झारखंड वाले। अगला एक और विद्रोह सर आपका मोपला, केरल में किसानों के द्वारा किया गया था। अगेन जो आपके जो जमींदार है ना उनसे ज्यादा टैक्स वसूली कर रहे थे, सारी चीजें हैं, विद्रोह इस तरीके से आपके हुए। सर एक और है आपका रंपा विद्रोह या इसको मान्यम, कुछ जगह देखने को मिलेगा सान्यम, गलत है, टेक्निकली देखोगे तो वो क्या है? मान्यम है, सान्यम नहीं है। कुछ जो है ना थोड़े नकली वाले वो सान्यम करके करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना मान्यम, रंपा अथवा मान्यम विद्रोह। और ये 1922 से लेकर के 1924 के बीच में चला है। और आपको पता हो सर 1922 में क्या खत्म हो गया? असहयोग आंदोलन खत्म हो गया कि नहीं, 12 फरवरी को। और ये आंदोलन उसके बाद में रंपा विद्रोह शुरू रखा किसने? अल्लूरी सीताराम राजू। और आपको बता दें अल्लूरी सीताराम राजू कहां से? आपके आंध्र प्रदेश से। कहां से आपके? ये नहीं लिखा है क्या यहाँ पे? ओके चलो, ये आंध्र प्रदेश है। सर एक और बात बताता हूँ, गांधी जी के नेतृत्व में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। उन्होंने पाया कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा पूर्वी घाट में जनजाति लोगों के शोषण किया जा रहा है। ये काम की चीज नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कहां से है। अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है ना, साउथ से हैं, जिन्होंने किस पे काम किया है? आपका असहयोग आंदोलन पे। चलो कुछ जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। एस्किमो जनजाति कहां की है? टुंड्रा प्रदेश की। ये जो ऊपर वाला है, अच्छा हमने कुछ घास भूमियां करवाई थी उस दिन, ये बताओ तो उत्तरी अमेरिका वाले हिस्से में कौन सी थी? बताओ जल्दी से। प्रेरी। कौन से वाले? दक्षिणी अमेरिका वाले में पंपास। अच्छा अफ्रीका आ गया, अफ्रीका के बीच में सवाना, और साउथ में वेल्स, यानी दक्षिण अफ्रीका में वेल्स वाला इलाका है, ठीक है ना। आगे आ जाओ, कहां पे आपका? ओके सीधा पहुंचो आपका कहां? यूरोप वाले इलाके में कौन सी है? स्टेपीज। और उससे भी ऊपर ठंडे इलाके में टुंड्रा। खत्म, ज्यादा नहीं याद रखनी। बाकी अब ऑप्शन में आ जाए तो सर आपको बोलता हूं कि देखो सिलेक्शन लेना अलग है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब जो भी देगा कुछ तो आपको पता है ना, काटो
जितना ओवरलोडिंग करोगे ना आप परेशान हो जाओगे, आप फेल होने के कगार पे जाओगे। मुझे पता है ना कितना सौदा देना, उतना ही दिया है मैंने, और इतना ही काफी है आपके लिए। समझ आ रही है ना बात है? आप शुरू कर रहे हो सर, यहाँ पे एक्सपीरियंस है, कहां कैसे चल रहा है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, चलेगा। तो हमारी बात हो गई यहां तक। एस्किमो जनजाति सर टुंड्रा प्रदेश की है, ये बर्फीले इलाकों में और इग्लू नामक घर बना के रहते हैं आपका एस्किमो। इनका घर कैसा होता है, ऐसे करके आपका डोम जैसा रहता है, भी तो छोटी सी आपका दरवाजा सा रहता है। इग्लू बना के जो रहती है जनजाति, वो कौन सी है, एस्किमो है। इन्हीं की वो एक प्रथा है कि यदि खाना ना रहे तो घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग क्या करेगा, धीमे धीमे अपने आप को सौंप देगा, घर के हवाले कर देगा, और लोग फिर उसका मांस खा के जीवित रहते हैं। इस तरीके से रहता है सर, दूर दूर तक किलोमीटर तक कोई भी नहीं है, केवल बर्फ ही बर्फ रहती है। मैंने बात बताई थी, टुंड्रा प्रदेश में रहती है एस्किमो जनजाति। पिग्मी जनजाति सर कांगो बेसिन में रहती है, और मान लीजिए ऐसे करके अफ्रीका का क्या है, कांगो बेसिन बीच में पड़ता है ना, ये रहा सर आपका कांगो बेसिन। इस वाले इलाके में आपका कांगो नदी आपका क्या करती है, किसको करती है बताओ, कौन सी जो आपकी रेखा है उसको 2 बार काटती है कांगो, भूमध्य रेखा को। सर कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही, गुड गुड। अच्छा ये बताओ तो मकर रेखा को लिम्पोपो चलेगा, ठीक, चलो सही है। तो कांगो बेसिन में आपके पिग्मी पाए जाते हैं। चलो आगे बात करेंगे। बुशमैन जनजाति कहां की है सर, कालाहारी मरुस्थल की। अफ्रीका वाले इस हिस्से में यहाँ पे आपका ये देखेगा नामीबिया, जाम्बिया, ये इस वाले इलाके में कालाहारी डेजर्ट है आपका। अफ्रीका महाद्वीप के थोड़े साउथ में देखोगे वहां पे क्या है, कालाहारी डेजर्ट, और वहीं पे रहती है कौन सी आपकी, बुशमैन जनजाति, बुशमैन, ठीक है ना। एक और जनजाति आपकी माओरी, ये कहां की आपकी, न्यूजीलैंड की। कहां की आपकी, न्यूजीलैंड की। चलो आपको एक नई चीज पे लेके चलते हैं आपका, ये मालावर तट कौन सा है सर आपका, मालावर तट, और दूसरा आपका केरल वाले हिस्से में आपका मालावर तट पाया जाता है। अभी अब मैं दिखा दूंगा। कोरोमंडल तट कौन सा है सर, तमिलनाडु वाला। थोड़ा ये देख के चलो, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है आपका, मालाबार, केरल वाले वहां पे मालाबार, और ये कौन सा है, कोरोमंडल। अब लिंक कैसे रखना है, कोरोमंडल कोरा कमंडल, कहने का मतलब जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे बारिश नहीं मिलती, यहाँ पे बारिश मिलती है लौटते हुए मानसून से, उत्तर पूर्व मानसून से जब लौटता है ना तब बारिश मिलती है कोरोमंडल तट पे। मेरी बात ध्यान रही, क्योंकि जब ये आता है ना तो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट की वजह से आपका डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है ना, फिर यहाँ जाती है, यहाँ से जाके वहां बारिश करती है, जब वापस लौटती है तब जाकर के आपका कोरोमंडल तट पे आपका रहेगा। कोरोमंडल तट कौन सा आपका, तमिलनाडु वाला, याद रहेगा। ये वाला कौन सा, मालाबार, माला माला क्योंकि वर्षा ज्यादा है, ऐसे कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले सर केरल में ही मानसून एंटर करता है, ऐसे कर लो, दो ही चीजें ध्यान रखो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, दो ही मेन रहते हैं, ठीक है ना। कोंकण वाला यहाँ पे रहेगा, कोंकणी भाषा कहाँ की है, गोवा वगैरह की, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं याद रखना, ये होते हैं, ठीक। चलो हो गया, दोनों तट के बारे में हमने बात कर ली सर, ठीक है। चलो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है सर आपकी, 15,200 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा के बारे में बात करी इसने। भारत जो मैप है ना सर, यहाँ पे बात जो हो रही है स्थलीय सीमा कितनी है आपकी, 15,200। और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि बोले तो आपका ये वाला अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इनका जोड़ा नहीं गया है, क्या मैं समझा पा रहा हूं। अच्छा द्वीप है चारों तरफ, उसका भी तो बाउंड्री होगी ना, उसको भी जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाता है, 75-16 कितना हो जाता है, ठीक है ना, 75-16 7,516.6 किलोमीटर। आपको याद रखना 75-16, वैसे कितना है 6100, कुछ भी कर लो, जैसे भी कर लो, ठीक है ना। ये मुख्य तटीय सीमा,
भारत की पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है सर? पूर्व से पश्चिम ऐसे लंबाई कितनी आपकी? 29-33। कितनी आपकी? 29-33। लेकिन उत्तर से दक्षिण 32-14। कन्याकुमारी तक सर कितनी है आपकी? 32-14। कितनी आपकी? ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि भारत जो है ना सर, पूर्व से पश्चिम थोड़ा पतला है, ठीक है ना? कम चौड़ाई, मतलब पतला क्या, और ऐसे लंबाई जाती है भारत की। क्या हम समझ पाए सर? ऐसे ये जो वाली है कितनी है आपकी? 29-33, ठीक है ना? 30 भी नहीं हुआ, वहां वो 32 हो गया, 32-14। लंबाई कितनी है? नॉर्थ साउथ कितनी है? 32-14। उसको वहां से हटा करके ऐसे करके देख लिया करो ब्रेन में। ये कितनी है आपकी? ये वाली 29-33, ठीक है ना? और ये नॉर्थ साउथ कितनी है आपकी? 32-14। 2-4 बार घुमा लिया करो, बस हो जाएगा। पहली बार में दिक्कत करता है ये। चलो, कम से कम भारत की लंबाई चौड़ाई तो पता होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? लोग जब कहते हैं ना मैंने ना इस देश की यात्रा करी है कश्मीर से कन्याकुमारी, क्यों बोला जाता है? क्यों नहीं बोला जाता है कि आप किबिथु से जा रहे हो? कहां पे आपके? वाराणसी। नहीं बोलते हो ना आप? सर ये उत्तरी और सॉरी पूर्वी और पश्चिमी आपके क्या है? पॉइंट है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये नहीं बोलते, ये हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, ऐसा करके बोला जाता है। इंदिरा कोल ऊपर है और नीचे क्या है आपका? कन्याकुमारी। मुख्य भूमि के बारे में बात कर लो, और आपका ओवरऑल बात करेंगे तो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना? चलेगा। वाटरलू के युद्ध में युद्ध हुआ सर 1815 में। नेपोलियन की पराजय हुई कहां पे सर? आपका ये कहां का है? फ्रांस का है। वाटरलू का युद्ध होता है, उसमें नेपोलियन की हार हो जाती है, ठीक है ना? इससे पहले आप देखोगे तो 1789 1789 में क्या होता है सर? फ्रांसीसी क्रांति। फिर से आएंगे उसमें। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसको? अरे इस नेपोलियन से कोई लेना देना नहीं है, वाटरलू वाला होता है फ्रांस वाला जो नेपोलियन है। जो फ्रांसीसी क्रांति में जो लीडर बन के उभरा था, जनता को थोड़े ना पता था जो लीडर है वही एक तानाशाह बन जाएगा। लेकिन हालांकि बाद में क्या हुआ, इससे भी निजात पा लिया। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और इसी के बारे में, इसी की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के समय पर हुई थी। किसने करी? हरिसेन ने। तो हरिसेन किसका दरबारी है सर? समुद्रगुप्त को। क्या बात है समझ में आई? अरे हर्ष का कौन है? भट्ट। बाण भट्ट लगा इसलिए वो हर्षित हो गया, खुश हो गया, याद रहेगा। बाण कैसे लगा? भट्ट, इसलिए वो हर्षित हुआ, खुश हुआ। सोचो आपका बाण लगे भट्ट से, जो भट्ट से लग गया, इसलिए आप हर्षित हो गए। जानबूझ के हर्ष बोलो, याद रही बात है। तो ये है आपका प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय। लेखक है सर हरिसेन। समुद्र में कौन रहते हैं सर? भगवान हरि रहते हैं कि नहीं है? हरिसेन। तो कुछ लिंक कर लेना, समुद्रगुप्त, कुछ एक चीज लिंक कर लो, हो गया काम। सर चलते हैं अब। आपका अगला सेगमेंट कौन सा है? तुम्हारा खून। इसको बोला जाता है सर एबीओ सिस्टम। एबीओ, ठीक है ना? ये आपके ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी और ओ। तो रक्त समूह की या ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। किसने करी आपकी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। अक्सर आता है एग्जाम में। ब्लड ग्रुप आपका ए होता है और बी होता है, ठीक है ना? ए बी मिक्स फीचर हो गए, एक नया बन गया। और वास्तव में क्या है? ओ क्या होता है? जीरो एंटीजन वाला होता है, इसलिए उसको ओ बोल देते हैं। जीरो होता था पहले, इसको डी बोला जाता था, बाद में कालांतर में ओ हो गया। नल, कुछ नहीं, एक भी एंटीजन नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है ना? तो ये क्या होता है आपका? क्या होता है आपका? जीरो वाला। अभी बताऊंगा, अभी रुक जाओ। तो रक्त समूह की खोज किसने करी सर? कार्ल लैंडस्टीनर ने। हो गया। आगे चलते हैं। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ नेगेटिव। ओ नहीं, अच्छा केवल बाकी दे रखे हो ब्लड ग्रुप ए। अच्छा यही ऑप्शन दे दिए, ए बी, ए बी और ओ। अब सर्वदाता कौन है? अब ओ है। ऑप्शन के हिसाब से भी रहता है। मेरी बात समझ आएगी? और जब उसने क्या कर दिया, इसको खोल दिया, इसको कर दिया ओ, दूसरा ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब सर्वदाता कौन है? ओ नेगेटिव है, ध्यान रखना, क्योंकि ओ पॉजिटिव के पास में रिसस फैक्टर है, ठीक है ना? जिसमें पाया जाता है उसमें प्लस रहता है। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप रहता है ए प्लस, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये रहते हैं। इनका मतलब इनमें एक फैक्टर पाया जाता है जिसको कहते हैं रिसस फैक्टर।
जो रीसस नाम के बंदर में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आप में वो एंटीजन पाया जाता है बंदर वाला, ठीक है, जो पॉजिटिव वाले हैं। नेगेटिव का मतलब उसमें नहीं पाया जाता। पॉजिटिव है क्या? टेंशन ना ले। तो सर आपका कौन सा, आपका सर्वदाता रक्त समूह ओ नेगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? ए बी पॉजिटिव। यहां नेगेटिव नहीं सर, वो नेगेटिव सर्वदाता इसलिए था क्योंकि इसमें रीसस फैक्टर नहीं पाया जा रहा, एंटीजन गड़बड़ नहीं करेगा, और एंटीजन होता तो दूसरों में गड़बड़ कर देगा कि नहीं, इसलिए ये वाला है सर्वदाता, तो वो नेगेटिव है। लेकिन सर्वग्राही कौन सा आपका? ए बी पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये हो गया। अब चलेगा एक ये सिस्टम हो गया, इसको हम कर लेते हैं। यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है, बी, ए बी और ओ, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एंटीजन ए है, ओ सुनो इधर, एंटीजन कैपिटल से है, एंटीजन किससे? कैपिटल से, और एंटीबॉडी दिखाई जाते हैं किससे? आपके स्मॉल लेटर से। इसने दिखाया नहीं यहाँ पे, ये इसने गलत कर रखा है, ठीक है ना, मेरी बात समझ आई। तो ए एंटीजन में एंटीबॉडी कौन सी रहेगी? एंटीबॉडी बी बनेगी। सर ए बी कंप्लीट करना होता है आपको, ए बी को कंप्लीट करेंगे आपको अपने आप हो जाएगा। अच्छा बताओ, एंटीजन ए है, किसकी कमी है? बी की, बी बना दो उसकी एंटीबॉडी। आ जाओ ब्लड ग्रुप बी पे, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? अच्छा इसके पास में दोनों ही एंटीजन है, ए और बी दोनों है कि नहीं? एंटीबॉडी क्या होगी? कुछ नहीं। एंटीबॉडी क्या होगी? कुछ नहीं। इसलिए इसको क्या है, कोई एंटीबॉडी है नहीं तो कुछ दे दो सब ले लेता है, सर्वग्राही है। एंटीबॉडी अदरवाइज क्या करती है, आपके शरीर में ब्लड पहुंचा है ना, वो उसको कोगुलेट कर देती है। कोगुलेट का मतलब धक्का सा बना देती है और आपकी डेथ हो जाएगी। खून अंदर जमने का मतलब क्या? मर जाओगे। लोग कुछ ही देर में क्या करते हैं, आपका जहां गया पानी डाल जाते हैं, दांत निकलने बाहर आ जाते हैं। ये रहता है, कुछ बदतमीजियां करते हैं डॉक्टर्स। समझ आएगी बात है? यही होता है, तुमने ध्यान नहीं दिया और ये आधे नशे में रहते हैं, उनके लिए तो मर जाए। समझ आ रही है ना क्या हुआ था उसमें? चलो, तो ये है आपका कौन सा वाला? एंटीजन जब दोनों है तो एंटीबॉडी एक भी नहीं, क्योंकि ए भी कंप्लीट हो गया। सर एंटीजन एक भी नहीं है तो एंटीबॉडी दोनों, एंटीबॉडी दोनों ए और बी है ना। अब ये जो है ना भाई साहब, दे तो सकता है पर ले किसी से नहीं सकता है, क्योंकि दोनों की एंटीबॉडी है। ये अपने ही ब्लड ग्रुप से लेगा ओ वाला, ये दाता तो है। क्या मैं समझा पाया? जब ओ का मतलब क्या है? जीरो, शून्य, नल, ठीक है ना। तो इसमें एंटीबॉडी दोनों ही पाई जाएंगे। मैंने क्या बोला? ए भी कंप्लीट करो, आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। एंटीबॉडी दोनों है इसमें, एंटीबॉडी दोनों है तो भाई साहब कोई भी ब्लड दे दोगे, इसमें रिंग चाहिए, फंस जाएंगे एक दूसरे से, सारी सेल को वो कर लेते हैं इकट्ठा सा, और आपकी नसों में आपका खून जम जाएगा, इंसान मर जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका ब्लड सिस्टम, मैंने बता दिया। मैंने बोला आप ए बी कंप्लीट करना है। और ये क्या होता है सर? एंटीजन। ब्लड ग्रुप का नाम किससे होता है? एंटीजन से। जन आदमी होता है कि नहीं? आदमी का नाम होता है कि नहीं? ऐसे ध्यान रखना, एंटीजन। एंटीजन क्या है? नाम के लिए जिम्मेदार है। ब्लड ग्रुप का नाम के लिए जिम्मेदार कौन सा है? एंटीजन। छोटी छोटी बातें हैं, मैं बड़ा ख्याल रखता हूं इनका। ब्लड ग्रुप का नाम किससे है? एंटीबॉडी से कि एंटीजन से? जन का नाम होता है ना, बस ऐसे ही ध्यान रखना। और फिर उसको क्या करोगे आप? ए बी कंप्लीट करना। जहां ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी हो जाएगी, जहां बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी, जहां दोनों एंटीजन है तो आपका जीरो, एंटीबॉडी कुछ नहीं रहेगी। और जहां एक ही जीरो एंटीजन है, नल है, तो वहां पे एंटीबॉडी दोनों पाई जाएंगी। क्या मैं समझा पाया? ठीक है ना, घनी जगह आपने पढ़े होंगे। चलो सर, अब ये तो हो गया हमारा ब्लड ग्रुप वाला, जो किसने दिया सर? कार्ल लैंडस्टीनर ने। लेकिन एक नया सिस्टम हो रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र। यहां ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, ब्लड कैसे घूमता है उसकी बात कर रहा है। कार्ल लैंडस्टीनर ने घूमने की बात नहीं कही थी, उन्होंने तो बोला था ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन अलग चीज होगी, और इसकी खोज करी थी विलियम हार्वे ने। अच्छा जो बताओ, जो आपका जो ब्लड है कैसे घूमता है कि नहीं? आपके हार कैसा होता है? ऐसे होता है नहीं? हार्वे से याद रखना, हार्वे, विलियम हार्वे। परिसंचरण तंत्र कैसे है? ऐसे कर घूमता है कि नहीं? एक हार बन गया कि नहीं? हार से याद रखना, विलियम हार्वे। कुछ याद हुआ? अरे इसको तो जानते हो, लेकिन इसमें दोनों में अंतर कैसे करें? परिसंचरण का मतलब गोल गोल, और इसका मतलब हार, हार्वे। एग्जाम में याद करने के लिए छोटी छोटी बातें ध्यान रखो, सही है। चलिए, विलियम हार्वे हो गया। फिर से आ जाओ दूसरे टॉपिक पे। बीच बीच में आपके टॉपिक रखे, फिर दूसरा रख दिया, जिससे आपका बोरियत फील ना हो, ठीक है ना।
ऐसे मत किया करो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसमें वो हो जाता है, तो जो चल रहा है वो बड़ा साइंटिफिक है, दिमाग रखिएगा। अब बीच में आ गया कैसा पॉलिटी वाला घुस गया, ठीक है ना। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, तो यहीं पे बता दो मेरे को नीति आयोग का गठन कब हुआ है। हैप्पी जनवरी 2015, हैप्पी जनवरी 2015। 14 में तो मिड में आए हैं बेचारे, वो जनवरी में कहां से हो जाएगा, मई जून में तो आए थे बेचारे, बुझे हो नहीं, चुनावी हुए थे मई जून में, तो जनवरी में तो पहुंचेंगे नहीं, समझ में आई। तो यानी अगले वाले में सेटिंग बिठाई इन्होंने 15 में, 1 जनवरी सन 2015 में आपका आता है कौन, तो ऐसे लिंक बना लो, ठीक है ना। मेटा नॉलेज जब डेवलप करोगे ना तब आप फंसोगे नहीं, आप रटोगे तब वो करोगे, बैठ के सोचो ना यार अच्छा ऐसे हुआ था, हो ही नहीं सकता 14 की जनवरी को, तो है ना, तो बेचारे मिड में तो चुनावी होया। चलो आ जाओ, पहली पंचवर्षीय योजना सर आपके 51 से लेकर के 56 तक के लिए व्यवस्था हुई थी, संविधान लागू हुआ, उसके अगले साल आपकी पंचवर्षीय योजना शुरू हो जाती है। 1951 से लेकर के आपका 5 साल जोड़ो तो कितने हो गई, 56 हो गई। और जो आपके जो कहते हैं ना इकोनॉमिक साइंटिस्ट होते हैं, वो किसने मॉडल दिया था, हेरेड डोमर मॉडल बोला जाता है, हेरेड डोमर, ठीक है ना। तो इसका लक्ष्य क्या था सर, कृषि। पहले पे क्या पे किया जाएगा सर, देश आजाद हुआ है, बहुत सारे लोग भूखे हैं, व्यवस्था ही नहीं है, पहले पेट तो भरा जाए, तो कृषि पे ध्यान दिया गया, हेरेड डोमर मॉडल, ठीक है ना। पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाते हैं, ठीक है ना, विद्वान है, इन्होंने क्या किया कि पहली पंचवर्षीय योजना में क्या क्या होगा, देश क्या करेगा, और मेन फोकस रखा गया सर एग्रीकल्चर पे, क्योंकि देश अभी जो ना आजादी हुआ था, सब कुछ लूट नोच नोच के ले गए थे अंग्रेज, ठीक है ना। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में हमने कृषि पे ध्यान दिया, अब हमने बोला अब क्या करेंगे, उद्योग पे ध्यान देंगे, अब इंडस्ट्री बनाएंगे, ठीक है ना। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या हुआ सर, इंडस्ट्री, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसका मॉडल किसने बनाया सर, यहीं से चलो 56 के बाद में फिर 5 जोड़ो, 56 5 61, तो ये क्रम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। महालनोबिस, पीसी महालनोबिस प्रोफेसर साहब हैं, पश्चिम बंगाल में जन्मे थे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस, कई बार लोग मेलानोबिस कह देते हैं सर, महालनोबिस नाम है इनका, ठीक है ना। महालनोबिस मॉडल है सर, ये दूसरा वाला जो इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, ये कहते हैं कि आपके भारी उद्योग में सरकार क्या करे, पैसा लगाए, और ऐसा हुआ भी, सरकार ने बहुत सारे बड़े बड़े आपके सरकारी जो कंपनियां आपकी बनाई गई, क्योंकि किसी और में अभी तो क्षमता थी नहीं, सरकार ही बना सकती थी कंपनियां, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि लोगों पर पैसा ही नहीं लगाएंगे कहां से, सरकार लगा सकती है। तो प्रोफेसर साहब ने आपका मॉडल दिया, औद्योगिकरण पे आपका ध्यान दिया जाए, चलेगा आगे। चलो कुछ चीजें देखते हैं आपका, तो कुछ भारी उद्योग लगे सर आपके, बोकारो स्टील प्लांट सर झारखंड में लगा, सोवियत संघ की सहायता से, पूछा जाता है बोकारो, ठीक है ना, स्टील प्लांट है झारखंड में है, और किसकी सहायता से लगा, सोवियत संघ की। भिलाई इस्पात संयंत्र है आपका, वो छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ की सहायता से। सर झारखंड बिहार का भैया, और मध्य प्रदेश का भाई छत्तीसगढ़, दोनों में आपके क्या है, सोवियत संघ की सहायता से आपके वो लगे, और इसमें ऊपर वाले में स्टील है और नीचे वाले में आपका इस्पात वाला है, ठीक है ना। इससे पहले बताया भी था स्टील बनाने के लिए किन किन चीजों का वो होता है, स्टील क्या कोई मेटल है, क्या अलॉय है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, ठीक है ना, चलेगा। सोवियत संघ की सहायता से दोनों हो गए, बोकारो और भिलाई। बकरी को बेला दे रहा कौन, सोवियत संघ वाले। राउरकेला जर्मनी वाले, इधर देखो, राउरकेला इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में, जर्मनी वाले। उसके बाद में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है पश्चिम बंगाल में, वैसे भी देखोगे दुर्गा पूजा होती है, और ये ब्रिटेन की सहायता से, पश्चिम बंगाल वाला। अब लॉजिक लगाओ, ये ब्रिटिश वाले पश्चिम बंगाल में आए थे कि नहीं, तो ऐसे करके लिंक कर लेना। राउरकेला रह गया जर्मनी वाला, वो कहाँ है आपका, उड़ीसा में। जर्मन वाले, ठीक है ना, उड़ीसा, राउरकेला, थोड़ा बहुत कर लेना, आप अपनी कहानी बनाओ, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग चल रहा है। टिस्को की स्थापना सर 1907 में हुई थी, जमशेदपुर में हुई थी, झारखंड में इलाका पड़ता है, बिहार का भाई झारखंड, ठीक है ना। जमशेद जी टाटा साहब ने करी थी, ठीक है ना। टिस्को की स्थापना हुई थी, टाटा आयरन स्टील ऐसे कुछ करके आपका
स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे करके। अगला चलते हैं सर, आपका अमीबा क्या है सर? एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? अमीबा का कोई शेप होता है सर? कोई शेप नहीं होता। तुम कहो कि मैं अमीबा का चित्र बनाऊंगा, बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ होता नहीं है। तुम कुछ भी काट दो, वो सब अमीबा है। मेरी बात समझ में आई? चलो सर, एक कंसेप्ट होता है सर फेगोसाइटोसिस। कौन सा वाला? फेगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है, यहाँ पे आपका अमीबा है, ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ क्या करेगा, धीमे धीमे ऐसे वो बनाएगा, ऐसे करेगा, भीतर ले जाएगा, इसको पचा लेगा, बाहर निकाल देगा। फेगोसाइटोसिस, भीतर ले जाकर के वैक्यूल बना लेगा, वहां पे केमिकल डाल करके पचा के बाहर निकाल देगा। इस तरीके से वो आहार ग्रहण करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया या प्रोसेस कौन शो करता है? अमीबा। ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। फेगोसाइटोसिस जो क्या है, आहार प्राप्त करने का एक तरीका है, ठीक है ना। उसको कौन प्रदर्शित करता है? अमीबा। अमीबा कैसा है सर? एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, सिंगल सेल वाले हैं। किस में आते हैं सर आपके, बताओ जल्दी से, कौन से किंगडम में आते हैं? एनिमिलिया में नहीं आते बेटा, किस में आते हैं? अच्छा, एक कोशिकीय जीव आपके सर, एनिमिलिया में तो बहुकोशिकीय आते हैं, काम खत्म। एक कोशिकीय दो जगह हो गए, मुनेरा और दूसरा आपके प्रोटिस्टा। मुनेरा कैसे होते हैं आपके? प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक है नहीं, ये प्रॉपर न्यूक्लियस है। इसका मतलब क्या है? प्रोटिस्ट में आ गया ये, ठीक है ना। प्रोटिस्ट में बहुत सारे आ जाएंगे। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब प्रोटिस्ट खानदान के हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलिएगा, अगला देखिएगा, इंडिया गेट जो नई दिल्ली में है, इसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 में शहीद सैनिकों की याद में किया गया था, ठीक है ना। ऐसा देखिएगा, इंडिया गेट उधर है, और ये जो है ना राजपथ है, जहाँ पे क्या होता है 26 जनवरी का वो आपका जो प्रोग्राम होता है ना, इसी पे होता है सर। राजपथ अब नहीं है, राजपथ का नाम क्या हो गया सर आपका? कर्तव्य पथ। क्या हो गया है? कर्तव्य पथ, ठीक है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की स्थापना 1971 में की गई थी, और आपको पता है 1971 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध होता है, और ये कौन सा? बांग्लादेश आपका नया उभर के देश बन जाता है ना। पूर्वी पाकिस्तान किस में बदल जाएगा फिर? 1972 में, एक साल बाद में। वो तो युद्ध होता है, ठीक है ना। तो वो आपका 1971 में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे ही बनाई गई थी, जिसमें हमारे कुछ लोग शहीद हुए ना, उनके लिए। सर आपको एक बात बता दें, हाल ही में अमर जवान ज्योति का विलय जो है ना राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में कर दिया गया है। वहीं पे अब उसको अमर जवान ज्योति नहीं कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। अमर जवान ज्योति का विलय किसमें कर दिया गया? राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में। वहीं पे है, इंडिया गेट पे ही है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, और दिल्ली भारत की राजधानी बनी सर 1912 में। ये तो क्लियर है ना, पुराना है सर। चलेगा आपका हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस साहब ने। और आपको बता दें, इस टाइम पे इनका दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना। अब क्या है कि जनता ने चुना किनको? सुभाष को, ठीक है ना। सुभाष बोस को चुना, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स से वो परेशान हो गए। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कौन आपके? सुभाष साहब। लेकिन मीटिंग बुला रहे हैं नेहरू, जबरदस्ती हो रही है भाई साहब, कोई कुछ बुला रहा है, क्या हो रहा है? उनकी चल क्या रहे यार, मैं जनता की मानू वो मानू। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हटा यार, ठीक है ना। और उन्होंने नई पार्टी बनाई सर, फॉरवर्ड ब्लॉक। पूछा जाता है सुभाष बोस की नई पार्टी का नाम क्या था सर आपका? फॉरवर्ड ब्लॉक। और आपको पता है क्या है? 1939, ठीक है ना। इसमें भी सर ये जीते थे, 1939 में भी ये जीते थे। 1939 में इस्तीफा दिया था, 38 में नहीं दिया था। एक साल तो प्रॉपर रहे, दूसरी बार में भी जीत गए, तब फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, हटाओ यार। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी, कांग्रेस से इतर हटके, ठीक है ना। पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, और इसको किस नाम से जानते हैं? पराक्रम दिवस। इंडियन स्ट्रगल नाम की एक पुस्तक लिखी है सुभाष चंद्र बोस ने। दूसरी बात यह है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष बोस ने कहा था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब अगला कंसेप्ट अपन देखेंगे, अच्छा लगेगा आपको। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है सर आपका? अभी फिलहाल हीरा है, हालांकि और भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, ग्रेफीन वगैरह नए हो रहे हैं, लेकिन अभी डेवलप हो जाए। अभी फिलहाल में क्या है, वर्तमान में तो आपका क्या है? हीरा ही है,
जीएस में इसी को मान के चलेंगे, ठीक है ना। अभी जब तक वो प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं होता, नहीं आता। अदरवाइज तुम बात करोगे कि जैसे हमारे शरीर में सबसे बड़ा जो आपका अंग है उसको क्या बोलते हैं? अभी तक आंसर क्या है? स्किन। अब तक आंसर क्या है? स्किन। लेकिन अभी एक और डेवलप हुआ जिसको कहते हैं इंटरस्टीटम। बोलो, ऑप्शन में रहे तो टिक मार देना। इंटरस्टीटम, ये उससे भी बड़ा अंग है। चलिए, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है सर? हीरा। और हीरा क्या है सर? हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप है, एक दूसरा स्वरूप है, ठीक है ना, कार्बन का ही। कोयला ही हीरा में बदल जाता है लंबे समय में, ठीक है ना। लेकिन उसको बड़ा प्रेशर, बड़ी तपस्याएं, बड़ा चीजें झेलनी पड़ती हैं। आप हीरे कम बन जाओगे, अभी तो कुछ नहीं है, जॉब लग जाएगी, हीरा बन गया सबके लिए। अरे ध्यान साहब यहाँ बैठो बड़ी इज्जत से बात होगी सर। उसके लिए तपन भी चाहिए ना, ये पागलपन चाहिए। हीरे का चमकना क्या कहलाता है सर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए मैं शब्द लेके आ रहा हूं क्योंकि हैवी था, इसके लिए चीज हम बात करेंगे। हीरा चमकता है किस वजह से सर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। मेरी बात समझ आएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या सर है, बात करेंगे। देखिए क्या है, हीरा का जो क्रांतिक मान है कितना है? 24.4 आपका एंगल है ना, क्रिटिकल एंगल कितना है आपका? लगभग 24। ऐसा होता है सर, आपका ये सघन है कि नहीं है? सघन है, सघन। ठोस है कि नहीं है? ठोस है। सर आपको बात बता दें, जब आपका कोई भी जो है ना, आपकी रे कहां से विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो क्या उसमें परिवर्तन आता है कि नहीं आता है? अपने मार्ग से विचलित होती है कि नहीं होती है। तो आपका क्या है, एक एंगल दिया, इसमें बोला गया है कि यदि 24 जो बताया इन्होंने राउंड फिगर में 24, वैसे 24.4 ऐसे कुछ करके रहता है, मान लीजिए 24 मान लो, ठीक है ना। 24 है और इससे थोड़ा भी एंगल ज्यादा होगा, 24 से नीचे में कोई दिक्कत नहीं, 24 से थोड़ा ज्यादा हुआ वैसे क्या हो जाएगी, वो अंदर ही फंस जाएगी और वो क्या घूमने लगेगी और उसमें चमक बन जाएगी, ठीक है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस तरीके से इसने दिखाया, ये जो होता है क्योंकि ज्यादा सघन है, ठीक है ना, ज्यादा सघन होने की वजह से वो अंदर ही घूमती रह जाती है, इसलिए वो चमकने लग जाता है थोड़ा प्रकाश डालते ही, इस तरीके से चमकता है। देखा है आपने पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। डाउट कतई नहीं, क्योंकि कई बार देखा, कई सोर्सेज से देखा, तो फिक्र मत करो। कितना एंगल ज्यादा होना चाहिए? ये 24 से ज्यादा होना चाहिए। 24 से ज्यादा होने पे भीतर ही घूम जाएगी, कम नहीं, ज्यादा है, ठीक है ना। अच्छा, इसका उदाहरण देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक तो हीरे का चमकना, दूसरा बताओ। हाँ क्या? नहीं, जो वो बनता है क्या, इंद्रधनुष। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो। अच्छा ये बताओ, रेगिस्तान में पानी दिखना, मिराज जिसको बोल देते हैं, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका क्या बोल देते हैं, वहां पानी नहीं होता है। हिरन जो है ना पागल हो जाता है, उसे लगता पानी है वहां पे, भागेगा भागेगा, फिर पानी नहीं मिला, फिर लगे और बोरा पानी, भागते भागते अंततः क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। मृग मरीचिका, मेरी बात समझ में आ रही ना। वो असल में होता नहीं है, ये आपका रहता है। अरे जब गर्मी के दिन हो और आपकी सड़क है डाबर वाली, तुम्हें लगा बीच बीच में पानी सा दिख रहा है यार, ये वो भी क्या है सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही खेल है सर, मृग मरीच का। सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। और सर ऑप्टिकल फाइबर एक और एग्जाम्पल है, पूछ लेगा एग्जामिनर, इनको एग्जाम्पल्स को ध्यान रखना। ऑप्टिकल जो फाइबर जो शुरू है ना, उसमें भी कौन सा है सिद्धांत, यही है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? चलेगा। अब हीरे के बारे में बात कर ली तो देखिएगा, पन्ना प्रसिद्ध हीरे की खान कहां है सर? मध्य प्रदेश में। पन्ना आपको पता है बुंदेलखंड का हिस्सा है कि नहीं है? एमपी में, ठीक है ना। चलेगा, किसके लिए सर आपका? अच्छा, कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? गोलकुंडा, बीदर, ये सारे आपके थे। कहां पे पाए जाते हैं बताओ जल्दी से? कर्नाटक में, ठीक है ना। तो कोहिनूर हीरा जो था गोलकुंडा की खान से मिला था। आगे चलेगा, आगे चलते हैं, इसको हमने खत्म कर दिया। अब चलते हैं आपका अमेरिका पे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। 1787 में ये लोग हो गए, ये लोग कहते हैं ना हमें ये डेवलप है। भाई तुम आजाद हुई तो पहले हो गए, और
1787, हम 1947 में हुए। 1787, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई, और आपको लेके चलते हैं आपका अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1787 को इसका संविधान बनता है, ठीक है ना। संविधान बन जाता है। इसके संविधान में शुरुआत में आपका 7 ही आर्टिकल थे, बाद में बात करेंगे। चलो, अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी की स्थापना हुई थी 1773 में। 1773 बोस्टन टी पार्टी एक्चुअली क्या है ना, इसको बाद में डिटेल करेंगे। अच्छा, ये पहले आजाद होने से पहले 1787 में तो उसका संविधान बन जाता है। चलो, इसको पहले रखना था मेरे को। बास्तीन के दुर्ग या किले के पतन 14 जुलाई सन 1789। ये क्या है, अमेरिका के संविधान बनने के 2 साल बाद। लिंक करो ना, फ्रांस की क्रांति 2 साल बाद में होती है। फ्रांस में लोगों को लगता है यार अमेरिका हो सकता है तो हम क्या नहीं हो सकते आजाद, हम ये लुई सोलवे से आजाद क्यों नहीं हो सकते, ठीक है ना। 14 जुलाई सन 1789 राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है। लुई सोलवे के खिलाफ जनता क्या कर देती है आपकी, एक किला है सर, बास्तील का किला। कौन सा वाला? एक्चुअली ये जो है ना कुख्यात था, ये कैद खाना टाइप का था, लोगों को बंद कर दिया जाता, जो आवाज उठाएगा ना राजतंत्र के उसमें डाल दिया जाता था। बास्तीन का दुर्ग जो है ना, जनता ने उसको ढहा दिया। किले का पतन हो जाता है सर आपका कब, आपके 14 जुलाई को 1789 को, और इसी दिन आपकी फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाती है लुई सोलवे किंग की। एंटोइंटोस की जो है ना भैया, उसके कहे में चल रहा था ना वो लुई सोलवा। सर आगे आ जाता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट, आपका 1773 में आपका पास हुआ था, आपको पता है। और इसके तहत क्या बना दिया गया था, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग। बंगाल के, भारत के नहीं, भारत के पहले गवर्नर जनरल बताओ? विलियम बेंटिक, ठीक है ना, गुड। चलेगा। पिट्स इंडिया एक्ट आपका 1784। और आपको बता दें जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, इसकी कमियों को सुधारने के लिए आया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्रम है इसमें, आगे चलिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका आता है 1778 में, सॉरी 1800, आगे चलेंगे इसमें 1878 में। 1878 में आता है लॉर्ड लिटन के टाइम पे। किसके टाइम पे? चलिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसमें देखिएगा क्या किया। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में जो आपके अखबार छपते थे। अब देखो, ऐसा देश जिसमें भाषा एक नहीं है, अंग्रेज परेशान यार कितनी भाषा सीख सकते हैं, उन्हें यार ये कुछ तो बोलते हैं अपनी भाषा में, तुम लोकल भाषा में नहीं लिखोगे, अंग्रेजी में लिखो। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस पे आपका कंट्रोल करता है? जो स्थानीय भाषाओं में अखबार छपता था उस पे। वर्नाकुलर का मतलब लोकल जो प्रेस थी, स्थानीय भाषाओं में प्रेस थी, उस पे। मार्ले मिंटो एक्ट आया सर आपका 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है यहीं पे, ठीक है ना। किन के लिए? आपका मुस्लिम्स के लिए अलग से आपका निर्वाचक मंडल बना दिया था मार्ले मिंटो। इसको कैसे ध्यान रखोगे? हाथ मार लिया इनने हम लोगों को आपका विभाजित करने के लिए, मार्ले मिंटो, ठीक है ना। एक टॉफी दे दी जिससे बंटवारा हो गया, मार्ले मिंटो, ठीक है ना, 1909। अब मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है आपका कौन सा वाला? 1919, दूसरा वाला मोंटचेम, ठीक है। आगे चलेंगे सर। प्रमुख विटामिन, उनके स्रोत क्या हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग, यहां से अब चैप्टर उसमें एंट्री करेगी। इसलिए सर आपका बीच बीच में ये डोज दिया जाता है, कंफ्यूज ना हो जाओ आप, नहीं तो एक जैसा रहेगा तो मैं लगता है यार क्या चल रहा है। अब आपकी विटामिन आ गई सर, विटामिन ए, डी, ई, के बता दिया था आपको, पता है पहले से। रासायनिक नाम रेटिनॉल, ठीक है ना। कमी से होने वाला रोग रतौंधी, और स्रोत क्या है सर? गाजर, दूध, अंडा, फल, स्पेशली गाजर। सर रेटिनॉल क्या है? आंख, रतौंधी क्या है? आंखों में जाती है ना, आंखों में रेटिना पाया जाता है, उससे ध्यान रखना, रेटिनॉल, विटामिन ए, ठीक है ना। आंखें ठीक हो जाएंगी गाजर वगैरह खाओगे तो, रेटिनॉल वहां से याद रहेगा। डी में क्या है सर आपका? रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? विटामिन डी सूरज से मिलती है सर। अच्छा है, कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, कैल्शियम ऐसे फेरल बच्चों में, और ऑस्टियोमेलेसिया होता है वयस्कों में, दोनों ध्यान रखना, ठीक है ना। ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेट्स बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी की वजह से।
ऑस्टियोमलेशिया होता है किसमें आपका, बड़ों में होता है, उसमें भी पैर ऐसे ही हो जाते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, पर बड़ों में होता है ऑस्टियोमलेशिया। स्रोत क्या है सर, सूर्य का प्रकाश, मछली, दूध, अंडा एक्सेट्रा, ये आपके विटामिन डी के स्रोत हैं। आपको सूरज की रोशनी नहीं ले रहे हो तो आपका क्या है, कितना भी आप कर लेना, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है बॉडी के द्वारा। विटामिन डी का ये खेल है। खूब दूध पी लो, ये कह रहे हैं ना दूध वगैरह, लेकिन ध्यान रखना विटामिन डी आप जब तक थोड़ी बहुत मिलती है इससे डायरेक्ट, सबसे ज्यादा बेहतरीन स्रोत क्या है आपका, सूर्य, ठीक है ना। विटामिन डी हो गया, उसके बाद ई हो गया सर टोकोफेरोल, कौन सा आपका, कमी से होने वाला रोग है, जनन शक्ति का कम होना, बांझपन, एग्जाम में पूछा गया है पुराने टाइम पे, ठीक है ना, टोकोफेरोल। उसके बाद में स्रोत क्या है सर, हरी सब्जी, मक्खन, दूध, दूध सब में लगो पाया जाएगा, विटामिन सी छोड़ के, आया ना। अरे उसको विटामिन सी दे देखो ना दूध को तो फट जाएगा, तो कहेगा हम ना खेल ले, उसका खेल बिगड़ जाता है। हाँ, दूध कहाँ रहता है, वो पनीर हो जाता है, तो कहा हम नहीं खेल रहे भाई, तो हमें क्यों दे रहे हो, हम पे है नहीं, तो दूध में कौन सी विटामिन नहीं है, विटामिन सी नहीं है, बाकी लगो सब पाई जाती है। तुम कहोगे यार तेरे पे कमी चल रही थी ना विटामिन सी की, ले मैं तेरे को दे रहा हूं, बिखर जाएगा भाई साहब। चलिएगा, विटामिन के बारे में बात करूंगा, तो रासायनिक नाम है फिलोक्विनिन, फिलोक्विनॉन, बोलो फिलोक्विनॉन। के होने वाला रोग क्या सर, रक्त का थक्का न जमना, और स्रोत है सर टमाटर, हरी सब्जियां, दूध तो सब में आ रहा है ना लगा। विटामिन B1 के बारे में बात करेंगे सर, ये रेड वाली कौन सी थी, जो वसा में घुलनशील थी, ठीक है ना, और ये जो आ रही है कौन सी वाली, ये पानी में है घुलन। B1 कौन सी है सर, थायमिन। B12 कौन सी है, साइनोकोबालामिन। B7 कौन सी है, बायोटिन। करवाया था सर आपको, आपके में डिटेल में है बहुत सारा, इसीलिए टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने बोला था उसको करो पहले, ये तो रिवीजन के लिए। चलो हो गया सर। बेरी रोग हो जाता है थायमिन की वजह से, विटामिन B1 की वजह से बेरी रोग, B12 की वजह से सर एनीमिया, पांडु रोग भी हो जाता है। पांडु रोग क्या होता है सर, कोढ़ वगैरह, पांडु महाराज क्या है, कोढ़ी थे ना, पांडु रोग, ठीक है ना। एनीमिया भी हो जाता है, बॉडी पीली हो जाती है, वो वहीं से उसके बाद में फिर सड़ना शुरू कर देती है, कोढ़ हो जाता है। लेप्रोसी हालांकि वो तो क्या है आपका, ठीक है ना, माइक्रोब्स है, अलग है, उसकी वजह से होता है, ऐसे भी होता है। चलिएगा, विटामिन सी आ गई आपकी, एस्कॉर्बिक एसिड, जो सीधा तौर पे डायरेक्ट स्रोत क्या आपका, आंवला, एस्कॉर्बिक एसिड सीधा पाया जाता है। रोग कौन सा है, स्कर्वी, कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ठीक है ना, खून आना शुरू हो जाता है। आंवला, नींबू, संतरा एटसेट्रा ये विटामिन सी के स्रोत हैं। अब आ जाते हैं प्रोटोजुआ से होने वाले रोग। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग, इसको मैं थोड़ा सीक्वेंस में कर दूंगा। मैं कहता हूं पापे का मणि, क्या सर, आपके सर पे मणि रखा गया पापे का, किसका, पा से पा उठाओ, कहीं पैर ही दिख रहा है, पे से पेचिस दिख रही है, कालाजार दिख रहा है, पापे का म से मलेरिया दिख रहा है, नि से निद्रा रोग दिख रहा है। इसकी सेटिंग बना दूंगा मैं। प्रोटोजुआ हो तुम, शुरुआत के जीव हो, प्रोटो माने शुरुआती, जुआ माने जीव, शुरुआत के जीव हो, तो तुमने क्या है, मणि किसकी बनाई, पापे की। हम ना डुबो के खाएंगे, हमारे ना दांत नहीं है, फुलफुला के खाते हैं। पापे का मणि क्या था सर, सेटिंग बन गई इनकी, पास है ना बनी तो ढूंढो बेटा, हो गया सर। जीवाणु से होने वाले रोग, इसको भी हम इस तरीके से नहीं करेंगे, इसकी सेटिंग बनाऊंगा, सुनो मेरी बात कैसे। देखो कोई बुरा मत मानना, एक बार क्या हुआ, अच्छा शिक्षा प्रदान करने का जो काम रहा है सर, ब्राह्मणों का रहा है, तो पंडित जी जो है ना अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, शडप ज्ञान दे रहे थे। हुआ क्या, उनके शिष्य ने क्या किया, उन्होंने बोला देखो ज्ञान का सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है, प्रधान जी देख लो इधर, ज्ञान का सबसे अच्छा तरीका रहता है वाक्य प्रयोग, तुरंत करो, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि बच्चे, कटी का मतलब होता है कमर, है ना, कटी का क्या होता है आपका, कमर, इसका वाक्य प्रयोग करो। तो पड़ोस से पंडितानी निकल के आ रही, तो बच्चे कहते हैं क्या होता है, पंडितानी का कटी नींव है। पंडित जी ने गाली दी, यार तुम बड़े बैक्टीरिया हो यार। अब
पंडितानी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? पंडिता बोलोगे, चल जाएगा मेरे को, पर तुम उनका नहीं बोलोगे। क्या होगे? पंडिता का पंडिता, ता नहीं बोलेंगे, टा बोलेंगे। पंडिता का कटी, कमर न्यू है, ठीक है। अब आज प से क्या है सर? प्लेग। देखो एकदम से बोलिए, डी से डिप्थीरिया, पंडिता, टा से टाइफाइड का है, पंडिता, का है? काली खांसी का, पंडिता का कटी या कुटी, कुटी, टीवी, निमोनिया, है से हैजा, हैजा भी आएगा इसी में, पंडिता का कटी। सर वायरस वाला तो मैंने बता दिया था, हमें पहुंचा है चिड़ै गई, रेखा कहती है हिटरे वायरस, क्या याद है? चलो एक आध नंबर फालतू का सर, ठीक है ना। चलो यहीं पे हमने बात करी कुछ वायरस से होने वाले, तो इनको सेटिंग बैठा लेना, वो बता दिया वहां पे, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। इन चीजों पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इसमें क्या था, हमें पूछो ह से क्या है? हर्पीस, इसमें कम है, हमने और ज्यादा कराए हर्पीस। मां से मेनिंजाइटिस, कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हमें पूछो प से आपका पोलियो, छ से छोटी माता, पूछो ए से एड्स, एड्स नहीं एड्स, पूछो ए, ची से आपका चिकन पॉक्स, ची, डे से डेंगू, ग से गलसुआ, ठीक है ना। ग ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा कहाँ है आपका? इसमें नहीं, ठीक है। चढ़े गई। रे से रेबीज, रेखा, खा से खसरा, रेखा, ही हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस भी आपका वायरस की वजह से होता है, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या हो जाता है? कहाँ दिक्कत आती है? हेपर शब्द बना, हेपेटाइटिस क्या है? लिवर, ठीक है ना। रेखा, हे, ट्रे से ट्रेकोमा, ठीक है। ट्रे वायरस तो है ही है, ठीक है ना। तो सारी चीजें कर दी सर। अब एक एक थोड़ा थोड़ा रोग उठा लेते हैं सर, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपका आनंद आ जाएगा सर, ठीक है ना। कल नोट्स आएगी ना, नोट्स सीक्वेंस करके डालूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना। पढ़ना जरूरी था, बाद में फिर समझ में आ जाता है, बता दिया ना यहाँ, क्योंकि वक्त कम है सर। एक क्लास और है कल की, उसमें सारा वो सौदा मिल जाएगा, आपको रहेगा, आपको केवल फिक्र रखनी है। अरे सुनो, इसमें सुनो, ये जो आपके गए ना, आज शाम को फेरोगे क्या? सारे के सारे विलोम पर्यायवाची, एक बार नियम है, फेर के सोओगे, दूसरे दिन फिर फेर लोगे, कल सब फेरने, जैसे आप रामायण वगैरह पढ़ते हैं ना, सोना ही है फेर के। अरे याद हो रहा नहीं हो रहा, बाद में जान दो, फेरना है सर। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं, करते जाओ, आनंद आ जाएगा। ताजा है, याद रह जाएगा, है ना। परसों तक चलाना है, उसके बाद में चला जाए। सही बात समझ आई नहीं? तो क्या ताजा ताजा फेरोगे, याद रहेगा। उसके बाद में पूछ जाए, कोई दिक्कत नहीं सर, लंबा लेना ही नहीं, सही है ना सर। फ्री के नंबर मिल गया, आपका प्रेशर कम हो जाएगा, मैथ रीजनिंग अच्छा होने लगेगा। और इन्हीं में गड़बड़ हो गया तो वहां कहोगे यार जे बहू नहीं, बहू आएगा नहीं, तो फिर भैया बहू भी नहीं आएगी। इधर आ जाओ, डेंगू रोग के बारे में बात करेंगे। ये क्या सर? वायरस जनित रोग है। अभी हमने बोला था ना डेंगू, इसको डेंगू बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। वहां क्या है सर? एडिस मच्छर, एडिस इजिप्टी, एडिस सिंपली, ये सब मादा है। सारा बीमारी जो है ना, ये मादा ही कर दी है सर। आ जाओ, एक दूषित जल और भोजन के कारण होता है मच्छर आकर के, ठीक है ना, चलेगा। डेंगू के लिए विश्व की पहली वैक्सीन बनी थी डंग वैक्सर, ठीक है ना, डंग वैक्सर। सर मलेरिया आ गया इसका भाई, मलेरिया के लिए कौन सा है? मादा एनोफिलिस। एक और बात बता दूं, ये जो एडिस है, एडिस कई और भी वायरस को ले जाती है, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, ठीक है ना। ठीक है, घनी देर से बोल रहा हूं, दांत काट रहे हो। मलेरिया वाला कौन सा सर? एक ही है, एनाफिलिस। और किसको ले जाता है? ये वायरस से नहीं, मलेरिया पापे का मनी, प्रोटोजुआ से, बताया कि नहीं? क्या है सर? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की दुनिया के लेवल पे 4 हैं और हमारे यहाँ 2 है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम या पेल्सीफेरम, ठीक है ना, दोनों देख लीजिए। मेरी बात समझ आई? हम जब टेस्ट कराते हैं कहते हैं पी वाइवेक्स निकला है, पी पेल्सीफेरम निकला, फेल्सीफेरम कह देते हैं ना उसको, प्रोटोजुआ हो गया सर। अच्छा, मलेरिया की वजह से होता क्या है सर? आपका आरबीसी प्रभावित होती है, पूछा जाता है सर।
मलेरिया जब हो जाता है तो कौन सी चीज प्रभावित होती है सर? आपकी आरबीसी। ठीक है, उपचार क्या है सर? कुनेन या कुनेन कहां से प्राप्त होती है? सिनकोना वृक्ष की छाल से। इसको कोष्टक में डाल दूंगा। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। नाक पे मच्छर बैठ गया परी के, ध्यान आ रहा है कुछ? उसने मारा ऐसे कर, अरे तेरी तेरी तुम्हारे चक्कर में मारे ना, नाक पे लग गया। तो क्या था सर आपका? 25 पे नोज है, परी की नाक पे मच्छर बैठा। ठीक है ना? चलो, मलेरिया की पहली वैक्सीन सर मॉस्क्विरिक्स। मॉस्क्विरिक्स ध्यान रखना। इसकी डंग वैक्सीन थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लेना, 1-2 बार कर लो, 2 दिन चल जाए, उससे ज्यादा वैलिडिटी चाहिए भी नहीं। ठीक है सर, रेबीज के बारे में बात करें, इसीलिए मैंने क्या बोला, ज्यादा डीप मत जाओ, जितना पढ़ा दिया जा रहा है उतना ही संतुष्ट रहा करो, क्योंकि सर आपको आंसर तक पहुंचना है, ना कि सही आंसर लगाना है। सही है ना? तो इतना ही बहुत होता है सही तक पहुंचने के लिए। सर रेबीज का वाहक कौन है सर? कुत्ता और बंदर दोनों है। रेबीज आपने सुना होगा केवल कुत्ते से फैलता है, ऐसा सोच में आता है, मन में आता है। नहीं सर, बंदर भी काट लेता तभी आपको रेबीज। उनकी लार जो है ना, लार में ये आपका जाता है। रेबीज किसमें था? रेखा से वायरस है ना? हाँ है ना? चलो आ जाओ। कौन है कारक आपका? रेहब्डो वायरस। रे बी से उठाओ, रे और हब्डो, रेहब्डो। रेप्टो सीधे है, बैठ। क्या मिल गया? देखो अब जो है ना, इसमें सौदा कम है, समझने वाला, तो रिवाइज करने का है, तो टेंशन मत लेना, चलेगा आपका। इस रोग में, किसमें? रेबीज वाले में क्या हो जाता है सर? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आदमी पानी को देख करके भौंकने लगता है वो, और ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। पानी दिखाओ बैठ जाएगा, नहीं पानी है। ओके ठीक है। टाइफाइड हो गया सर, इसमें आंत प्रभावित होती है। टाइफाइड में बहुत दर्द होता है, पेट में दर्द सा होता है टाइफाइड में, ठीक है ना? इसमें किसकी वजह से होता है? इसको कौन करेगा आपका? गंदा खाना, जैसे मक्खी बैठ जाती है ना उस पे, अच्छी जगहों पे बैठ के आती है मक्खी। ओके सर, आगे चलिए। कैंसर। कैंसर रोग को कई बार करकट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में बड़ा डेंजरस बोलते हैं यार, करकट कहते हैं। यह कोशिका के अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है सर, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल। कैंसर क्या है सर? कैंसर कोई रोग नहीं है। जब कोशिकाएं एक लिमिट से ज्यादा आपके बढ़ने लगती हैं, किसी अंग में भी होंगी तो अंग खराब हो जाएगा यार, ठीक है ना? तो उससे क्षति होती है, कोई कंट्रोल छूट जाता है, ठीक है ना? अनियंत्रित वृद्धि कोशिकाओं में, उसी को कैंसर या कर्कट रोग कहा जाता है। आपको बता दें सर, इसका अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या बोलाता है? ऑन्कोलॉजी। बोले मेरे साथ। और कैंसर विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट, ठीक है ना? ओके, हिंदी में क्या कहेंगे? अर्बुद अर्बुद विज्ञान, ठीक है ना? विश्व कैंसर दिवस सर 4 फरवरी। 4 डोर फ्लावर दे रहे हैं, लोगों को कैंसर हो जा रहा है। पंडित जी इधर, ठीक है ना? फायदा नहीं है। विश्व कैंसर दिवस सर आपका 4 फरवरी। एड्स क्या होता है सर? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, शायद आया भी था पहले वाले में। 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, एड्स का फुल फॉर्म क्या है सर? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इम्यूनो बोले तो आपका इम्यूनिटी पावर है वो कमजोर हो जाती है सर। इसमें व्यक्ति जो है ना, किससे मरता है? आपका जुकाम से भी मर सकता है, आपका बुखार से भी मर सकता है, आपको जो रोग हो जाएगा उसी से मर जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी पावर ही है जो आपके शरीर में क्या करती है? वापस आपको सुरक्षित करती है। आपको बुखार हो जाता है, आप ठीक हो जाते हो, क्योंकि इम्यूनिटी पावर वो उस पर काम कर रही होती है। इसमें क्या, उसकी इम्यूनिटी नहीं है, तो जो रोग लग जाएगा ना उसी से मर जाएगा। बात समझ में आई? स्पेसिफिक कुछ नहीं है। एड्स हो गया तो किससे मरेगा? वो डिपेंड करेगा उसको कौन सा रोग होने वाला है। इसलिए ऐसे लोगों को बड़ा सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि कोई भी रोग हो सकता है, इनमें इम्यूनिटी पावर बहुत कमजोर है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, आपकी इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है सर। इसका वायरस कौन सा है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, हटाओ, ह्यूमन इम्यूनो वायरस है। इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, ये ज्यादा भावुक हो गया।
HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है ना। इसके कारण होता है सर, आपको बता दें, आपका इस बीमारी में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। अरे बात तो वही थी, एड्स की बीमारी में टी लिम्फोसाइट प्रभावित होती हैं, ये अच्छा है। इसमें हमारी जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है ना, कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, सेल नहीं है ना। RBC बोले तो रेड ब्लड कार्पस्कल्स, काप्सल्स, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं, कणिकाएं, ठीक है ना। चलो, तो सर इसमें टी लिम्फोसाइट वो 5 प्रकार की होती है, उनमें से आपकी कौन सी होगी, ये टी वाली, वो प्रभावित होती है। सर ये डीप पहुंच गया, इसमें और भी रहेंगी, चलेगा। एलिसा टेस्ट किससे जुड़ा हुआ सर, एड्स से, ठीक है ना। एलिसा टेस्ट एड्स के पता लगाने के लिए किया जाता है। एलिसा टेस्ट इतना ही रखना, ध्यान रखना। सर निमोनिया क्या है, बच्चों को होता है ना, किस वजह से हो सकता है, वायरस और जीवाणु, वायरस और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हो सकता है, दोनों के कारण फैल सकता है। इसमें हमारे श्वसन तंत्र या फेफड़े प्रभावित होते हैं। बच्चों को निमोनिया हो गया, सांस कर रहा है, क्या है वो, निमोनिया है वो, ठीक है। पीलिया रोग, इसमें सर यकृत या हम कह सकते हैं लिवर प्रभावित होता है। और किसकी मात्रा बढ़ जाती है सर, बिलिरुबिन की, वही तो पीला है। बिलीबेडन तो क्या है, बिल्ली की आंखें हरी हरी, बिलीबेडन मैंने ऐसे लिंक किया था। बिलिरुबिन मैं बताऊंगा नहीं। ऐसे लिंक करो, कोई रूबी है, उसने पीला पीला ही अब याद रहेगा, कोई बुरा मत मानना, समझ रहे हो ना। चलो चलो इधर देखो, तो पीलिया हो गया सर, प्रभावित होता है इसमें, ठीक है। तो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है सर, इसलिए हम आपकी आंखें वगैरह आपकी येलो येलो दिखाई देगी और डेंजरस होता है सर, डेथ हो जाती है बाद में। बिलिरुबिन की मात्रा जरूर से ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाता है। आगे चलिए सर, हेपेटाइटिस, हेपर बोले तो लिवर, ठीक है ना। आइटिस का मतलब उसमें सूजन हो जाना, लिवर को प्रभावित करता है सर। जी का वायरस या एडिस मच्छर फैलाता है, जी का वायरस, एडिस एजिप्टिस को भी फैलाता है, वही एडिस जो डेंगू को फैलाता है। सर ब्लड के बारे में बात करते हैं, फिर से आपका आ जाते हैं, वायरस बहुत कर लिए, फिर दोबारा से एक नया टॉपिक डाल देते हैं, ब्लड वाला। ब्लड जो हमारा रक्त है, अच्छा बताओ, रक्त समूह की खोज किसने करी, जल्दी बताओ। रक्त परिसंचरण, हार याद रखना है ना, चलेगा, हार भी। अच्छा चलो सर, रक्त क्या है सर, संयोजी ऊतक है, एग्जाम में पूछा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा टिश्यू है, ठीक है ना। इसका पीएच मान सर कितना आपका 7.4। एक चीज बताओ, 7 तो न्यूट्रल हो गया, 7 से नीचे एसिडिक हो गया, 7.4 है तो क्या है सर, स्लाइट आपका क्षारी, हल्का क्षारी। सर कहते हैं कि यदि आपका ब्लड जो है ना इतना ही रहे तो ठीक है, यदि आपका एसिडिक हो जाता है तो बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं आपके शरीर के अंदर। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, आपका ब्लड एसिडिक हो जाता है, इसलिए बहुत डेंजरस माना जाता है पूरी हेल्थ के लिए, आपके सिस्टम के लिए। और जब ये हो जाता है ना तो आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और आपके अर्थराइटिस भी होने का चांसेस हो जाता है, घुटने उठने में बहुत सारा, और आप इरिटेटेड रहोगे, पर अपन ठूसेंगे, हमारे टेस्ट आता ना वो बजीनेस। चलो चलो, तो एक अच्छा एक और चीज है, तो जो पानी पीना चाहिए, कोई भी जानवर आपने देखा होगा तुम्हारी तरह पानी नहीं पीते, लिया पानी ठूस लिया। मेरे को कुत्ता बड़ा फेवरेट है मेरा, कुत्ता पानी कैसे पीता है, पच पच चप चप करके, जो भी है, तुम जैसे पी रहे हो सही पी रहे हो, और जीभ निकाल के और कर रही है वो ऐसे। बिल्ली पीवे, अरे ठीक है, घर पे करना है प्रैक्टिकल, ठीक है ना। कोई चिड़िया देखिए पानी की एक बूंद लेगी फिर उसको ऐसे पिएगी। सर पानी जो है ना सिप करके ही पिया जाता है, और पानी एकदम से पी लेते हो ना सर, आपका न्यूट्रल रहता है, आपका एसिडिक मात्रा बढ़ जाती है। वैसे आप पियोगे लार मिल जाएगी, लार कैसी होती है, हल्की बेसिक रहती है, तो आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। नहीं तो जितने भी आपके वो रहेगी दिक्कत जो होती है ना, ये गठिया वगैरह बहुत सारे रोग पैदा होते हैं, सब इसी वजह से होते हैं। पानी बहुत जल्दी पी लेते हैं हम लोग, पानी घुट घुट के पिया जाता है। अच्छा एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि दूध खाया जाता है और रोटी पी जाती है।
मजाक लगेंगी, लेकिन क्या है, दूध घूट घूट के पिया जाता है, इसलिए उसको खाना बोलते हैं। उसको ऐसे करो कि जैसे खा रहे हो। और रोटी पी जाती है, रोटी को इतना चबाओ को पीने लाके हो जाए। मेरी बात समझ आएगी? और तुम रोटी को क्या करोगे, ये उठाई, आधी तोड़ी, पूरा करा, गलारा भरा और खा गए। सर थोड़ी बहुत तो 2-4 दांत लगे, ठीक है, आधी आपने निगल ली। सर वो अड़ंगे छूटेंगे 2-4 दिन ना, आपको सिलेंडर की जरूरत ना पड़ेगी कि सर हुआ क्या, उसमें काम नहीं हो पाया तो डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ सर मान लो, इधर आ जाओ। सर ब्लड का पीएच कितना हो गया? 7.4। स्लाइड छा रही है, थोड़ा आपका छा रही है। बेसिक है, बेसिक है, बेसिक। क्या हो गया? अति किसी की सही नहीं है, वहां पे भी कोई ना कोई है, वहां पे अपन ने काम नहीं करा। चलो बस ध्यान रखना। रक्त हल्का क्षारीय होता है, हमने बता दिया हल्का क्षारीय होता है, ये नॉर्मल बात की गई है। देखो अधिकता तो किसी भी चीज की सही नहीं है ना। चलो यहाँ पे RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने करी थी। मेन नाम तो आया ही नहीं, वीनर इसमें डाला ही नहीं उसने, ठीक है ना। कौन है आपका? कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर। ये जो जितनी दिखती है ना, उसको बहुत मॉडिफाई कर देता हूं, इसमें भी मॉडिफाई करके लाया मैंने कि देखूंगा मैं। हाइड्रोजन की खोज सर हेनरी केवेंडिश ने करी थी, हाइड्रोजन की खोज। उसके बाद में पीएच पैमाने की खोज किसने करी थी? आपकी सोरेनसन ने करी थी। पीएच बोले तो पोटेंशिया हाइड्रोजनी, हाइड्रोजन की जो पोटेंस पावर रहती है ना, उसको बोला जाता है पीएच, पोटेंशिया हाइड्रोजनी, ठीक है ना। पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने करी थी। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसको कहा जाता है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है एटीपी को। एडिनोसिन टाई ने ट्राई है, ये छोटी छोटी गलतियां मेरे को देखनी पड़ती हैं। ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है ना, इसको हटाओ, हटा, ठीक है ना। एटीपी हो गया। सर एटीपी का काम कहां हो रहा होगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। पावर हाउस इसलिए बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं? आपका कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका की आंतरगाती थैली किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। किसको बोला जाता है? गार्बेज कलेक्टर भी है सर, इसमें कचरा पूरी सेल में रहेगा ना, तो इसको क्या करता है, इसमें जाता है, सारा रहेगा। एक समय के बाद में यदि आप मेटाबॉलिकली हाई नहीं हो, अच्छे नहीं हो, मेहनत नहीं करते हो, तो क्या होगा, बाकी चीजों को भी ये डालने लगता है। उसे लगता है ये काम की नहीं है, ये तो कोई काम नहीं कर रही, मैं कुछ और चीज बोल रहा हूं, समझो। आप हमेशा ऐसे बैठे रहते हो, ना कोई एक्सरसाइज कर रहे ना कुछ कर रहे, तो आप एक समय के बाद में लेथार्जिक होते जाओगे, ऊँघते रहते हो पूरी जिंदगी भर। आपके हर सेल में मैसेज क्या जा रहा है? क्या ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है? तुम पूरी जिंदगी भर ऊर्जा बचाए बैठे हो करके, मैं बैठा हूं, क्या है, मैं एनर्जी सेव कर रहा हूं, कर ले। आपकी हर सेल में क्या डिमांड हुई एनर्जी की? नहीं हुई। तो जो एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया था वो काम नहीं कर रहा। जो चीज काम नहीं करती, एक रूल है, लाइसोसोम कहता है इधर आ बेटे, ये एक्स्ट्रा है माल, इधर दो, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम हो जाती है, उसको ला करके अपने में रख लेता है। और एक समय के बाद में जब कचरा ज्यादा होने लगता है तो क्या होगा, बड़ा होता जाएगा और फट जाएगा। फट गया तो सेल भी डैमेज होगी, और इससे क्या होता है, आपका सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। और एक व्यक्ति रोज क्या करता है, आपकी एक्सरसाइज करता है, तो क्या उस टाइम पे जरूरत पड़ी एनर्जी की, तो डिमांड भेजी आपने हर सेल में, है ना। तो एथलीट जो होते हैं उनकी जो आपके क्या है, उनकी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिना। समझ आ गई ना। स्टेमिना और कुछ नहीं होता, वो कोशिका के लेवल पे बता रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया की क्षमता बढ़ गई, संख्या बढ़ गई, और उसी में एटीपी है, उसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। अरे हाँ या ना, ठीक है ना। एक समय के बाद में आपको स्टेमिना हो जाती है उतना ही ठेठर सूखा, लेकिन काम वो ज्यादा कर जाता है। कैसे? उसके ना सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्षमता ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, ठीक है सर, चलेगा। अब आ जाओ, यहां तक बात होगी लाइसोसोम की। ये क्या कर देता है, आत्महत्या की थैली, ठीक है, सुसाइडल बैग। प्रोटीन की फैक्ट्री सर राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। देखो 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें डबल पाया जाता है, क्या, डबल लेयर पाई जाती है उनके, दो आपके क्या है, ताले लगे हुए हैं। अब डबल लेयर वाले कौन कौन से हैं, जिनमें क्या रहता है, डीएनए रहता है या जेनेटिक मटेरियल रहता है। मेरी बात समझना,
अच्छा एक बताओ, न्यूक्लियस में रहता है कि नहीं है? न्यूक्लियस कैसा है सर आपका? डबल लेयर्ड है, दोहरी परत वाला कोशिकांग है। कोशिका के अंदर कोशिकांग ऐसे हैं जिनमें दोहरी परत है, डबल लेयर वाले। तो एक कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? केंद्रक। सर दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या है आपका? डबल लेयर वाला है। और तीसरा बताओ जल्दी से, प्लांट्स में पाया जाता है। तीसरा कहां पाया जाता है? प्लांट्स में। बताओ, जिसको बोला जाता है आपके क्या है? रसोई जिसको बोला जाता है, जल्दी बोलो। रसोई, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोप्लास्ट। हम में दो ही पाए जाते हैं, हमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। वो प्लांट कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन सर आपको बता दें, प्लांट कोशिका में 3 ऐसे कोशिकांग हैं जो कैसे हैं? डबल लेयर्ड हैं। कैसे आपके? डबल लेयर्ड। हम में 2 ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। अब ये बताओ, ये तो हो गए डबल लेयर वाले, आपने बोला। अच्छा आपको बता दें, जो प्लांट कोशिका है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है कुछ अंश में। मेरी बात समझ में आ गई? अब आ जाते हैं कहां पे आपका, वो कौन सा कोशिकांग है जो बिल्कुल ही लेयर नहीं होती, लेयर ही नहीं पाई जाती? वो ये है सर राइबोसोम। कौन सा आपका? अच्छा वो कौन से कोशिकांग है जो आपके एक लेयर वाले हैं, सिंगल जो लेयर वाले हैं? सर उनको 3 को हटा दो। किन की बात कर रहा हूं? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। और इधर राइबोसोम का हटा दो, बाकी बच गए सारे कैसे हैं? एक लेयर वाले, है ना? क्या रटने की जरूरत है? एक लेयर वाला कोई बताओ क्या हो गया? सर लाइसोसोम ही हो गया। कौन सा हो गया? गोल्जी बॉडी हो गया। गोल्जी कहां है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अंतःप्रतवीय जालिका जिसको बोल देते हैं। और भी हैं जितने भी आपके, सब क्या है आपके? एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले, ठीक है ना? चलिएगा, तो प्रोटीन की फैक्ट्री सर राइबोसोम, जहां प्रोटीन बनती है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, स्प्लीन बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यहां नहीं दिखाया उसने, चलो बाद में देखते हैं। स्प्लीन, अरे सुनो, जो आपका अग्नाशय होता है, मेरी बात सुनो, अग्नाशय होता है उसका शेप कैसी है सर? कॉमा शेप है। कैसा होता है? कॉमा जैसा। मान लीजिए अग्नाशय है हमारा, इधर आपकी क्या है? छोटी आंत है, ऐसे करके है, और इधर साइड में, और इसकी जो पूंछ है ना, टेल, वहां पे होता है स्प्लीन। मैं बता दिया अग्नाशय की, ऐसे करके यहाँ पे इस जगह पे है, और यहाँ तो क्या है? छोटी आंत शुरू होती है, जिसका कौन सा हिस्सा है? ड्यूडेनम वाला। उसके बाद में जुजिनम, फिर उसके बाद में क्या है? इलियम। जो ये जो अग्नाशय है इसके जो पीछे है, यहाँ पे आपका होता है क्या? आपका स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है? कब्रिस्तान बोला जाता है आरबीसी का। जब आरबीसी पुरानी हो जाती है 120 दिन के बाद में, तो वो वहां जाती है, और क्योंकि उसमें थोड़ी ऐसी जगह है, कम जगह है, तो आरबीसी ऐसी हो जाती है, टेढ़ी सी, ठीक है ना? वो रिजिड हो जाती है, वो मुड़ती नहीं है। मुड़ती नहीं, स्प्लीन क्या करता है? उसको फिर उसमें खींचता है, और जाएगा क्या है? सो टूट जाएगी, उसको तोड़ने का काम करता है। कब्रिस्तान इसलिए बोला जाता है। आरबीसी का जीवन काल है सर 120 दिन। मानव मूत्र का जो पीएच मान है सर आपका कितना है? 4.4 से लेकर के 8.4 तक होता है। ये क्या कर दिया आपका? यानी खट्टा भी हो सकता है, अबे मीठा नहीं, ये क्या है आपका? क्षारी भी हो सकता है। हाँ, तुम मीठा जरूर कहो, तुम मीठा मिलेगा पक्का। 4.8 हो गया, 7 से कम है, यानी क्या है? ये एसिडिक बेसिक दोनों हो सकता है। तुम्हें क्या लग रहा था ये भोजन है? ये आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना? आमाशय में, आमाशय बोले तो स्टमक, पेट, ठीक है ना? HCl। लाइपेज एंजाइम के क्या कार्य हैं सर? वसा का आपका पाचन करना। लाइपेज लिपिड्स को क्या करता है आपका? ठीक है ना? पचाने में कोशिश कर। पाचन मानव शरीर की सबसे, अबे तेरी, अरे पाचन नहीं,
वसा का पाचन ये पीछे आएगा, ये वसा का पाचन पूरा शब्द यहाँ रहेगा। अभी यहाँ से क्वेश्चन बने, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग आप कर चुके हो सर, इनेमल वाला, इसको हटाओ। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लार ग्रंथि में बात कर चुके हैं, ठीक है ना। टाइलिन तोड़ता है, टाइलिन तोड़ता है, हम तोड़ता नहीं बोलेंगे, टाइलिन तोड़ता है किसको? कार्बोहाइड्रेट, CPF। और छोटी हाथ में आपका फैट डाइजेस्ट होगा, ठीक है ना, जिसपे काम करेगा कौन? आपका लाइपेज, ठीक है, ठीक। अच्छा, जो हमें प्राप्त होगा कहां से? आपके अग्नाशयी रस से, ठीक है ना। सर मैंने बात कर दी आपकी, यहाँ पे हो गया कौन सी प्रोटीन रक्त का थक्का जमने से रोकती है? प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रोयोथ्रोम्बिन नहीं है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है ना, चलेगा। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच किस अंग का प्रयोग? लिवर चेक किया जाता है, किडनी नहीं। किडनी तो क्या करता है, उसको मतलब वो फिल्टर हो जाता है, तो वहां तो पता नहीं पड़ता, लेकिन इसमें पता पड़ जाता है लिवर को, ठीक है ना। क्या मैं बात समझा पा रहा हूं? मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? लिवर को, ठीक है ना। यही तो वो सारी चीजें करता है। अरे एक और प्रश्न सुन ले, इधर गणा सुन, देखो ऐसा माना जाता है यदि आप मसाले वाला भोजन ज्यादा खाते हो, बहुत तगड़ा वाला, तो हमारे शरीर के लिए मसाला बहुत ज्यादा काम का नहीं है, उसके लिए वो कचरा है। जिस चीज से एनर्जी ना मिले वो कचरा है, और उस पे आपके एंजाइम सारे काम आ जाते हैं। कहां पे? आप सुन नहीं रहे तो फायदा क्या है, अभी पूछूंगा मैं। लिवर में जाकर के वहां पे सारी चीजें होंगी, प्रैक्टिकल करेगा, सारी एनर्जी वहीं पे चलेगी। अब बच्चे पे कितना चलेगा, इसलिए कहा जाता है जो ज्यादा मसाले वाला भोजन करते हैं उसको कम एनर्जी मिल पाती है, लेथार्जिक रहते हैं। और जो कम मिर्च मसाले वाला खावे, तुमने देखा होगा गुरुकुल में ऐसा खाना सिंपली और पाठ्य से वो मेन्यू करके, ठीक है ना, क्योंकि इसकी आधी एनर्जी तो इन्हीं पे चली जाती है, उसको ब्रेक करने में, चीजें समझने में चली जाती है। क्योंकि आपके क्या है सर, मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन है? लिवर। वही देखता है कि यार कहीं कोई जहर तो नहीं, क्या है, सारा कुछ करके, ठीक है ना। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशयी रस को। पैंक्रियाटिक जूस को बोला जाता है, क्योंकि ये सर सुनिएगा, जो मुख गुहा है, जहां लार है सर, मेन रूप से किसका डाइजेशन हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। और जो स्टमक में पेप्सिन, पेट में प्रोटीन, ऐसे करके मैंने बात करा था, PPP है ना, प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा। और प्रोटीन का पूर्ण पाचन कहां होता है सर? आंत में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता। वहां तो जल और खनिज लवण क्या होते हैं? अवशोषित होते हैं, उनका अवशोषण होता है, ठीक है ना, पानी का। पचने के बाद में खाने का अवशोषण, वो आपका अवशोषित भी कहां किया होता है? छोटी आंत में ही होता है, एब्जॉर्ब किया जाता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। पाचन भी होता है, पूर्ण पाचन कहां होता है सर? आपका छोटी आंत में। वहां तीनों चीज का ही होता है, जो बच गई आपका कार्बोहाइड्रेट, उसका भी, प्रोटीन का भी, फैट, CPF कंप्लीट, ठीक है ना। क्या मैं समझा पाया? और पचाने वाला वो कौन है सर? आपका अग्नाशयी रस। ये क्या है सर? आपका एंजाइम, हार्मोन नहीं है। अग्नाशय आपका दोनों तरह की ग्रंथि का काम करता है सर। आपकी कैसी कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि है सर आपकी। जब ये आपका किसके रूप में काम करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो हार्मोन कौन सा निकालती है? इंसुलिन। एक और आपका, अभी आपके लिए फेमस इतना ही है, जब बड़े लेवल पे नीट वगैरह बात करते हैं तो और भी है इसमें, ठीक है ना। और जब ये बहिस्रावी के रूप में काम करेगी तो एंजाइम निकालेगी, जिसको कहेंगे पैंक्रियाटिक जूस। क्या हो गया सर? अग्नाशयी रस। इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मधुमेह या डायबिटीज, इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? अग्नाशयी ग्रंथि से स्राव होता है। कहां से बनता है? हमने बात बता दी। और कहां से होगा? आइलेट ऑफ लैंगरेंस। आ जाते हैं सर आपका, कहां चलते हैं? आपका धमनियों के बारे में बात करते हैं। सिरा में सरा हुआ, इनमें से अच्छा दो हैं आप पे जोड़े में, तो एक को लिंक कर लो, दूसरे को नहीं लिंक करना है। सिरा में सरा हुआ तो धमनी में कैसा है? अच्छा, अच्छा बोले तो ऑक्सीजन वाला, हाँ है ना सर। ये चतुराई चलनी चाहिए, तभी होता है, लिंक करना पड़ता है। आर्टरीज में अच्छा, वीन्स में बेकार, उनमें तो दोनों में सेटिंग हो रही है, इंग्लिश वाले में। लेकिन इसमें क्या है? सिरा में सरा हुआ तो इसका मतलब धमनी में अच्छा है, तुरंत दिमाग चलना चाहिए। दिमाग बहुत तेज चलता है, टेंशन मत लिया करो। तो इसका मतलब धमनियों का काम ऑक्सीजन से युक्त, धमनी में अच्छा है ना, ऑक्सीजन से युक्त खून, ठीक है ना। रक्त प्लस O2 वाला हृदय के द्वारा शरीर के अन्य भागों अंगों तक पहुंचाना है। हृदय पंप करेगा और सारे भाग में पहुंचाएगा। कौन से हिस्से से बताओ? लेफ्ट वाले से। लेफ्ट में राइट,
राइट में बेकार, कुछ बताया था, सही में खराब खून आता है, लेफ्ट में अच्छा, लेफ्ट से जाएगा पूरे शरीर में, ठीक है ना, और राइट में ऐसे आ जाएगा, राइट आइलैंड में आएगा, आइलैंड में आएगा, निलय से निकलेगा, पूरा बताया था मैंने डीप में, ठीक है ना। तो आपका कौन सा वाला है, पूरे शरीर में कहां से जाएगा, निलय से निकलेगा ना, तो अच्छा वाला खून कहां पे आएगा सर, लेफ्ट में आएगा, अच्छा वाला लेफ्ट आइलैंड में आया और नीचे गया लेफ्ट निलय में, वहां से पूरे शरीर में गया, है ना। अब बेकार खून इकट्ठा होकर कहां जाएगा, आइलैंड में आएगा, कौन से वाले में, राइट वाले में। मैंने बोला दोनों चीजें उल्टी कर दो, राइट में रॉन्ग आएगा, समझ रहे ना। अच्छा यहां पे अब एक अपवाद क्या है, फुफ्फुस धमनी। मैंने बोला धमनी वैसे तो शुद्ध है, अकेली है तो, और लग गया है फुफ्फुस, तो उल्टा काम हो गया सर। अब फुफ्फुस धमनी कैसा लग जाएगी, अशुद्ध रक्त, कैसा है सर, अशुद्ध रक्त। अब फुफ्फुस सिरा, वैसे सिरा तो सड़ा हुआ रहता है, लेकिन फुफ्फुस शब्द लगने से उल्टा कर दो बस, और कुछ मत करो यार। फुफ्फुस शब्द क्या कर देगा, उसकी जो रियल जो वो है उसको बदल देगा सर, सारा काम हो गया सर। एक को करना होता है, दूसरे को उल्टा कर देना होता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। सिराओं का कार्य अशुद्ध खून, मैंने बोला नहीं, CO2 वाला, शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में पहुंचाना, और हृदय उसको क्या करेगा, जो सीधा निलय है वहां से निकाल करके पहुंचा देगा फेफड़ों में, है ना, निकलेगा, शुद्ध होने जाएगा कि नहीं। तो जो सीधा वाला है उसमें रॉन्ग खून आया है, राइट वाले में रॉन्ग खून आया है, उसको पहुंचाएगा, निलय से निकलेगा और पहुंच गया कहां, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से पहुंचा आपका लंग्स में, वहां से लंग्स में आपका ऑक्सीजन लेकर के कहां पहुंचेगा, कौन सी धमनी से बताओ जल्दी, धमनी है सिरा से, फुफ्फुस सिरा से आएगा। क्या ये खेल समझ पाए, बैठ करके सोचना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक धड़कन में लगभग कितना रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है सर, एक धड़कन बराबर लगभग 70 ml होता है ना, लब डब ऐसे करके होता है, इसमें आपका लगभग 70 ml आपका ब्लड चला जाता है। आपका जो हार्ट है ना, हर किसी का हार्ट इस तरीके से रहता है, नहीं सॉरी दो नहीं, एक ही मुट्ठी जो होता है यही रहता है, इस तरीके से रहेगा, ये जो ना ऐसे लटका रहता है ऐसे, फिर ये आपका पंप करता रहता है, सेम साइज बताया जाता है। हार्ट को उठा के देखोगे ना, ऐसी शेप सी रहती है, तो ये लेफ्ट में होता नहीं सर, ये थोड़ा ये टिल्ट रहता है, अदरवाइज होता बीच में ही है। तो ये वाला हिस्सा जो ना किसका, लंग्स वाला थोड़ा छोटा सा रहता है, राइट वाला बड़ा रहता है, लेफ्ट वाला थोड़ा छोटा रहता है, क्योंकि हार्ट थोड़ा उस साइड में रहता है। क्या मैं समझा पा रहा हूं। और ये आपकी मुट्ठी है ना, इतना ही साइज रहता है आपके हार्ट का, ठीक है ना। हाँ जो एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा थोड़ा इनलार्ज रहता है, बाकी कुछ नहीं। अब इनलार्ज का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा हो जाएगा। रक्तचाप मापने के लिए यंत्र का प्रयोग होता है सर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्नो नहीं सर, स्फिग्मो, इसने गलती कर दी, स्फिग्मोमैनोमीटर हम कर चुके हैं, है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर। और किडनी की कार्यात्मक इकाई सर, नेफ्रॉन, किडनी होते हैं उसमें आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं, वो फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ दी किसकी, किडनी, दैट इज नेफ्रॉन। इसको हिंदी में कहते हैं किडनी को क्या, वृक्क, और नेफ्रॉन को कहेंगे वृक्काणु, हाँ ठीक है ना। चलो अच्छा इसको आगे बढ़ाएं कि यहीं तक छोड़ दें, वैसे हैं, एक और स्लाइड रहेगी, बाकी खत्म पूरा, अभी नहीं कल ही करेंगे, ठीक है ना। चीजें गलत चली जाए फायदा नहीं है, सुनो है, नहीं उसका कोई फायदा नहीं है, कल फ्रेश मूड से आना, कल विरासत भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा बिना टेंशन के। सुनो पछता करो, आज आपने एग्जाम दिया, फायदा क्या है, मत करो ना जबरदस्ती, ठीक है ना। ये तुम्हारे मूत्र का रंग पीला किस वजह से होता है, यूरोक्रोम, क्रोम का मतलब कलर, और यूरिया, यूरोक्रोम दोनों को जोड़ दो, यूरिन में यूरिया हो रहा है ना, यूरोक्रोम वर्णक है। मायोपिया वगैरह इनको चित्रों के साथ में समझाएंगे, इसलिए यही रोकते हैं, ठीक है ना। अच्छा लगा, अब यही एग्जाम में आएगा, 4-5 नंबर बढ़ जाएंगे। घर पे जाके एक बार रिवाइज और मार देना, और जब नोट्स रहेगी एक और बार कर देना, हो गया, फिर नहीं पढ़ना, और ये चल जाएगा 2-3 दिन, बासा नहीं होगा, एग्जाम के बाद हम बाहर में जाए, ठीक है ना। चलेगा, इत्मीनान से पढ़ते रहेगा, खुश रहेगा, ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर। अच्छा ये बताओ क्या कल क्विज रखी जाए,
अब हाँ, कल क्विज सारी तैयारी के साथ में बताओ। चलो तभी देखेंगे, वैसे तुम तैयारी करके आना, तभी देखूंगा मेरा मूड क्या है, ठीक है ना। हाँ लिख के लाना, 3 क्वेश्चन जीएस में से, इन्हीं स्लाइड्स में से, इन्हीं में से। चलिए खुश रहिए, ख्याल रखिए।